2014 में नई नवेली आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़ती है। सब जगह जमानत जब्त होती है। 2017 में जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को 23 लाख से ज़्यादा वोट मिलता है। 60,000, 23 लाख उत्तराखंड के हिसाब से। कैसे पाटेंगे इस गैप को? क्या कर्नल कोटियाल ऑन रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि उन्होंने भाजपा या कांग्रेस से लोकसभा के टिकट के लिए कभी किसी भी तरह का संपर्क या जिसे राजनीति की भाषा में गणेश परिक्रमा कहते हैं वो किसी भी नेता की नहीं की, किसी के भी दफ्तर में नहीं गए मेल मुलाकात के लिए? आरएसएस वाले हमको लेकर के गए थे। अच्छा, उन्होंने हमको मिलवाया, उन्होंने तो हमको मोहन भगवत जी के साथ लंच करवाया। एक कुछ पता चला कि एक ढोक में कुछ आतंकवादी थे, आपने पूरी मैगजीन खायल कर दी। 3 दिन तक एक जगह बैठे, एक्सपेक्टेड था कि शायद इस रास्ते से टेररिस्ट निकल सकते हैं। तो पहले तो हमने उन्हें इशारा करा, आओ इधर। पहली मैगजीन चलाई, पूरी 28 गोलियां, वो भागता रहा। दूसरी मैगजीन चलाई, 28 गोलियां, वो भागता रहा। उसको पूरी टीम ने मिलकर मारा। लेकिन आपके आलोचक इस पूरे प्रकरण को एक अलग चश्मे से देखते हैं कि आप अपनी शौर्य गाथाओं का इस्तेमाल राजनीतिक ग्राफ को ऊंचा ले जाने के लिए कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? कहते हैं टेररिस्ट हर रोज आते हैं उस गांव में। अगले दिन 2 टेररिस्ट मिले हमको, तो मैं ही घुस रहा था आगे। उस टाइम पे एक छुपा हुआ टेररिस्ट था, उसने ग्रेनेड लॉक करा मेरे ऊपर। जब तक जब मारता ग्रेनेड एक्सप्लोड हो गया। इतना बड़ा स्प्लिंटर यहाँ अभी भी एम्बेडेड है। एक इतना बड़ा स्प्लिंटर अभी यहाँ अभी भी एम्बेडेड है। एक इंक्वायरी भी मिली उसके बाद जब एवलांच आया था, क्या था वो मामला? ताश खेल रहे थे, 2 अफसर सो रहे थे। अब उस पीरियड में आवाज़ें आ रही हैं अवलांचों की, धुम जूम। किसी ने बोला एक और आया, और फिर धप करके आवाज़, और हम सब के सब टेंट के ऊपर पूरी बर्फ़, टेंट पूरा धंस गया, सब के सब दब गए। मैं केदार आपदा के बारे में जानना चाहता हूँ। कर्नल, मुझे कई लोगों ने कहा कि जो नंबर रिपोर्ट हुआ है डेथ का, उससे कई गुना ज़्यादा है, गिनती ही नहीं हो पाई। एक जगह है वहाँ पे गोमकारा, वहाँ तो कोई मतलब कहीं रेस्क्यू हुआ ही नहीं है। कई वैलीज़ हैं, हर वैली में कैसे जाएंगे? तो वो तो डेथ की तो हमें पक्का है कि 20-22 हज़ार से कम तो नहीं है। जमघट के एक और अंक में आपका स्वागत है। जमघट अभी तक उत्तर प्रदेश में सत्ता के दावेदारों से सवाल पूछ रहा था। अब बारी है उत्तराखंड की, और हमारे पहले अंक में मेहमान हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार घोषित किए गए रिटायर्ड कर्नल अजय कोटियाल, जो गंगोत्री की सीट से चुनाव भी लड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आपने उत्तर प्रदेश को चेक करा, अब उत्तराखंड को कर रहे हैं। वही उत्तराखंड जो 21 साल पहले उत्तर प्रदेश से टूट के अलग जी बना था। बिल्कुल। हमारे मित्र यहाँ पर तैनात हैं, पुलिस सर्विस में हैं और दूसरी सर्विसेज में, तो हमारे उनके बीच ये झगड़ा भी चलता रहता है हंसी मजाक में कि देखो तुम्हारा इतना बड़ा यूपी है, लेकिन मुख्यमंत्री हमारे उत्तराखंड का व्यक्ति बना जो यहाँ से गया। और फिर कहा जाता है कि नहीं उत्तराखंड भी अभी कुछ समय पहले तक बड़े भाई के ही परिवार का हिस्सा था। तो ये चुहल चलती रहती है, आपने याद दिला दिया। याद मैं आपको कर्नल एक आंकड़ा दिलाना चाहता हूँ। 2014 में नई नवेली आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़ती है लोकसभा का। सब जगह जमानत जब्त होती है। कुल वोट मिलता है 70,328। 2017 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी नहीं लड़ती, 2019 भी नहीं लड़ती। राजनीतिक टिप्पणीकार कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की प्राथमिकताओं में उत्तराखंड नहीं था, उन्हें विस्तार की गुंजाइश नहीं दिखी। 2017 में जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को 23 लाख से ज़्यादा वोट मिलता है। बहुत बड़ा गैप है, 60,000, 23 लाख उत्तराखंड के हिसाब से। कैसे पाटेंगे इस गैप को? जो आप पहले का जो बैकग्राउंड दे रहे हैं, मतलब ये तो सब एनालाइज करने वाली चीज़ें हैं, समझने वाली चीज़ें हैं। 2012 में एक पार्टी खड़ी होती है और दिल्ली में अपनी सरकार बनाती है। उसके बाद वो पार्टी देखती है कि जिन मुद्दों पे हम लोगों ने जनता में अपनी एक्सेप्टेंस बढ़ाई है, शायद वो मुद्दे उत्तराखंड में भी लागू होते हैं। उन्होंने उत्तराखंड में करा। फिर शायद पार्टी को ये समझ में आया कि थोड़ी तैयारी और करो, अपने ही इश्यूज़ को, इन मुद्दों को, जहाँ आपकी इफेक्टिव गवर्नेंस है डेली, वहाँ पे ना पहले ठीक करके दिखाओ। तो उन्होंने अच्छे स्कूल बना दिए, अच्छे हॉस्पिटल्स बना दिए, अच्छा मैं बोल रहा हूँ कि जैसे बोलते हैं भ्रष्टाचार को हटाने के तरीके बना दिए। जब वो इफेक्टिव गवर्नेंस दिखनी शुरू हुई तो पार्टी ने कहा क्यों नहीं एक्सपेंड करें। और अगर उत्तराखंड की प्राथमिकता की बात है तो आप देखिए, उन्होंने तो उत्तराखंड में सबसे पहले मुख्यमंत्री का चेहरा ही डिक्लेयर कर दिया, जो कि कोई पार्टी कभी नहीं करती है। तो प्राथमिकता तो उत्तराखंड की तरफ बहुत ज़्यादा है।
पंजाब की तरफ बहुत ज़्यादा है, गोवा की तरफ बहुत ज़्यादा है, यूपी की तरफ बहुत ज़्यादा है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक स्पेसिफिक जगह में पार्टी की प्राथमिकता उनके इंटरेस्ट की वजह से होगी। पार्टी का इंटरेस्ट है हमारा ओवरऑल राष्ट्र निर्माण कैसे हो, धीरे धीरे हर राज्य को हम धीरे धीरे ठीक करें। आप ये कह रहे हैं पार्टी के एक अनुशासित सिपाही की तरह, और आप तो आते भी एक जिसको कहते हैं ना डेकोरेटेड सोल्जर फैमिली से हैं। आपके परिवार के लोग आर्मी में इतने सारे पदों पर है, इतने सारे कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और सारे चक्र जीते, लेकिन पार्टी के अनुशासित सिपाही जो दावा कर रहे हैं कैमरे पर, ज़मीन पर वैसा दिख नहीं रहा है। कोई भी राजनीतिक पर्यवेक्षक ये चीज़ बता पाएगा, राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले, कि आम आदमी पार्टी का सबसे ज़्यादा फोकस पंजाब पर है, उसके बाद थोड़ा बहुत गोवा और उत्तराखंड का नंबर आता है, और यूपी उसके भी बाद। 14 फरवरी को उत्तराखंड में चुनाव है, 20 फरवरी को पंजाब में चुनाव है, लेकिन नेताओं की सक्रियता देखें या कुछ भी पंजाब में ज़्यादा है। और आपके लिए ये कहा जा रहा है कि कर्नल कोठियाल की फ़िक्र सिर्फ ये है कि वो गंगोत्री की सीट बचा लें, खाता खोल लें तो बहुत है। क्या कहेंगे इन इल्ज़ामों पर? अभी तो आम आदमी पार्टी कोई विपक्ष में भी नहीं आई है जी। लेकिन इस तरीके के जो नैरेटिव क्रिएट करे जाते हैं वो अजय कोठियाल के अगेंस्ट क्रिएट करने शुरू कर दिए गए हैं कि गंगोत्री सीट ही बचा लें तो काफ़ी है। अगर ऐसी था तो तीरथ सिंह रावत जी जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे उन्हें क्यों सीट छोड़नी पड़ी अपनी? अगर ऐसे ही था तो हम क्यों वो सीट पे लड़ने नहीं गए? हमने दावा कर दिया था ना। पहले क्या हुआ कि पार्टीज़ ने रेकी करनी शुरू करी, पॉलिटिकल सिस्टम में गवर्नमेंट को भी यूज़ करा, उन्होंने भी इंटेलिजेंस इनपुट देनी शुरू करी जो गवर्नमेंट के पास सेटअप होते हैं, जो पार्टीज़ के पास गवर्नमेंट सेटअप होती है जब पार्टी पावर में होती है। उसके बाद उनको इनपुट आई कि गंगोत्री इज़ अ सेफ सीट। गोपाल रावत जी जो विधायक थे उनका निधन हो चुका था तो खाली दूसरा भी ये भी था, जगह खाली भी थी वहाँ पे। किसी और जगह छुड़वाते हैं तो फिर मैसेज कुछ और जाता है कि यहाँ पे अगर खाली है और सीएम कैंडिडेट है वो तो कहीं से भी लड़ सकता है, पार्टी अपने को मजबूत बोलती है। हमने उस टाइम पे चैलेंज कर दिया तीरथ सिंह रावत जी को जो उस समय सीएम थे। हाँ, हमने कहा कि अगर आप यहाँ से लड़ते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, गंगोत्री विधानसभा से मुख्यमंत्री आएगा, लेकिन अगर आप लड़ते हैं तो हम यहाँ पे आपको चैलेंज करते हैं कि हम आपके अगेंस्ट लड़ेंगे। अगर गोपाल रावत जी की जगह कोई और लड़ता, मतलब उनकी सीट खाली होने पे, तब शायद हम इलेक्शन लड़ने की बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम देख रहे थे उत्तराखंड में पूरा एरिया को कैसे धीरे धीरे उस पर प्रेजेंस को इम्प्रूव करा जाए। तो खाली गंगोत्री ही हमारा वो नहीं रहा है, गंगोत्री तो एक इम्पॉर्टेंट थी, लेकिन साथ में आप देखिए कि दोनों पार्टीज़ के एक एक चेहरे होते हैं हर विधानसभा में। हमको तो सीएम फेस बना रखा है, हम तो पूरे उत्तराखंड में घूम रहे हैं, और उसके बाद गंगोत्री की जनता हमको बोल रही है कि भैया आप ना यहाँ छोड़ दो, अगर सीएम फेस उत्तराखंड में गंगोत्री से आ रहा है तो यहाँ तो हम खुद ही करेंगे, आप बाकी जगह जा कर के प्रेजेंस बढ़ाओ, पार्टी की जो मुद्दे हैं लोगों को समझाओ, ताकि हम फुल मेजॉरिटी में किस तरीके से आ सके। आप अगर देखें 100 साल पुरानी पार्टियाँ हैं जी, इन पार्टियों की कुछ तो विचारधारा भी होती है। मेरे ख्याल से हर पार्टी की विचारधारा राष्ट्रहित में होती है, वो मेरे को भी लगता है, लेकिन यहाँ पे तो जो इनके हाईएस्ट हैं, आप देखिए किशोर उपाध्याय जी थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो अचानक बीजेपी में चले जाते हैं। हरक सिंह रावत जी हैं सीनियर मोस्ट, वो बीजेपी से पहले तो कांग्रेस के थे, फिर गाली देते रहे बीजेपी में जब रहे कांग्रेस को, तो फिर कांग्रेस में आ गए। अपने हरीश रावत जी हैं, डिक्लेयर नहीं हुए लेकिन मुख्यमंत्री फेस तो वही है। अच्छा, मतलब इनके पास और है ही कौन? ये कांग्रेस के बाकी दावेदार आपसे नाराज हो जाएंगे कि विपक्षी भी हरीश रावत को ही डिक्लेयर किए दे रहे हैं। हमारे 2 घर छोड़ करके ना यहाँ पे सहसपुर के विधायक साहब भी रहते हैं, हमारे अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, क्या नाम है? अरिंदर शर्मा जी। जी जी। तो ये तो खैर वो है, लेकिन हमें उत्तराखंड भी देखना है कि कितना भी क्लोज हो हमारा, लेकिन अगर उत्तराखंड को तोड़ने में वो हथौड़ा लेके लगा हुआ है तो हमें तो उसके अगेंस्ट रेसेंट करना चाहिए ना। आप देखिए हरीश रावत जी, वो जिस सीट को चाह रहे हैं उस सीट को ही हटा दिया गया है। रामनगर में क्या लड़ाई चल रही है हरीश रावत जी की और रंजीत रावत जी की, और ओपन डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है और जनता देख रही है। तो क्या लगता नहीं होगा कि ये पार्टीज यहाँ रहनी चाहिए? आम आदमी पार्टी की तो अपने आप ही एक्सेप्टेंस धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अच्छा, मैं भाजपा कांग्रेस और आपके इल्ज़ामों पर आऊँगा। चूँकि आपने तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री रहते हुए ये ऐलान कर दिया था कि अगर वहाँ बाई इलेक्शन होगा तो कर्नल कोठियाल लड़ेंगे, इसलिए विधानसभा चुनाव में भी आपने वही सीट चुनी,
या कोई और वजह भी थी उस सीट को चुनने की 2022 के विधानसभा चुनाव में? देखिए क्या है कि इंडियन आर्मी से जब मैं कई जगह पोस्टिंग गया हूँ, फॉरेन में गया हूँ, कहीं इंस्ट्रक्शनल अपॉइंटमेंट में गया हूँ, ऑल ओवर इंडिया और पलटनों में गया हूँ। लेबनान में गए थे आप पीस कीपिंग फोर्स हाँ, में? यूएन पीस कीपिंग फोर्स में। ये वैसे तो और भी गए हैं, इंग्लैंड गए हैं ब्रेकन्स में, जहाँ पे यूएस ये ब्रिटिश आर्मी की स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग होती है। वैसे तो खैर कई जगह गए होंगे, वो नौकरी का वो था। लेकिन उत्तराखंड में मेरी पोस्टिंग पहली बार जब आई वो आई 2013 में, जब मैं अपनी पलटन 4 गढ़वाल राइफल्स दिल्ली में कमांड करके और उत्तरकाशी में आया, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग प्रिंसिपल बन के आए? प्रिंसिपल बन के। यहीं से शुरू हुआ हमारा असली उत्तराखंड समझने का तरीका। गढ़वाल राइफल का हूँ, गढ़वाली हूँ, लेकिन जब आप जाते हो ना समाज के बीच में, डिज़ास्टर आया केदारनाथ, वहीं से मैंने केदारनाथ में रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू करा। एक संस्था हम चलाते हैं, यूथ फाउंडेशन, जिससे बहुत सारे लड़के लड़कियाँ बेल्टेड यूनिफॉर्म फोर्सेस में भर्ती हो गए। वो हमने शुरुआत करी उत्तरकाशी से। उस कैंप को चलाने के लिए वहीं का एक गांव है, पूरे गांव वालों ने मिल करके 70 नाली ज़मीन तो कम नहीं होती, पूरे गांव ने 70 नाली ज़मीन डोनेट करी ताकि हम कैंप वहाँ शुरू कर सकें। वो उत्तरकाशी में हुआ है। यहाँ पे जो कोई 12-13 लड़के लड़कियाँ आर्मी में जो भर्ती हुए हैं वो उत्तरकाशी से हो रखे हमारे कैंप से। अच्छा, तो आपको लगा कि आप वहाँ इतने एक्टिव रहे हैं तो वो हमारी इसको कर्म पॉलिटिकल भूमि, साइंस की भाषा में कहें तो सेफ सीट है, बेटर सीट है। सेफ सीट से ज़्यादा हमारी कर्म भूमि बन गई। कर्म भूमि सेफ सीट तो केदारनाथ भी थी, केदारनाथ में तो और भी ज़्यादा हो रहा है। सेफ सीट हमारी नरेंद्र नगर थी, जहाँ के हम रहने वाले हैं। सेफ सीट हमारी धर्मपुर थी। तो सेफ सीटें तो बहुत हो सकती हैं, पर क्योंकि कर्म हमने वहाँ करे हैं तो मेरे को लगा कि कर्म भूमि से करना चाहिए। ये अपना जनता के जो विचार हैं, भावना है, उनको सपोर्ट लेते हुए अपना राजनीतिक उत्तराखंड नवनिर्माण की जो परिभाषा है उसे पूरा। आप कह रहे हैं कर्नल कोटियाल कि आप उत्तराखंड का नवनिर्माण करना चाहते हैं, लेकिन देहरादून के राजनीतिक पत्रकार बताते हैं कि कर्नल कोटियाल अपना राजनीतिक निर्माण करना चाहते हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी के पास गए सांसदी का टिकट मांगने के लिए, नहीं मिला तो कांग्रेस के पास गए, नहीं मिला तब आम आदमी पार्टी के रडार पर आए। सत्य है? देखने का नज़रिया है। हम राजनीतिक अपना राजनीतिक फील्ड ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारी राजनीति की परिभाषा दूसरी है जी। हमारी राजनीति की परिभाषा है उत्तराखंड का नवनिर्माण। जो एक नॉर्मल पॉलिटिशियन है, जिस तरीके से सोचते हैं, टिकट के लिए दिल्ली में सेटिंग, इस पार्टी से उस पार्टी में स्विच ओवर करना, वो चीज़ तो मेरे को लगता है कि मेरे साथ कभी भी फिट नहीं बैठती। मेरे को ज़रूर एक चीज़ आती है जिसे बोलते हैं लीडरशिप, जिसके बेसिस पे मैंने केदारनाथ रिकंस्ट्रक्शन करा है, जिसके बेसिस पे मैंने इंडियन आर्मी में नौकरी करी है और वहीं से सीखी भी है ये लीडरशिप, जिसके बेसिस पे यूथ फाउंडेशन बना, जिसके बेसिस पे मैं सोचता हूँ कि आज पॉलिटिक्स होनी चाहिए। जहाँ तक बात है कि हम किस पार्टी में गए, हम जब केदारनाथ में काम कर रहे थे तो हम तो सबसे मिले हैं, मोदी जी से भी मिले हैं, राहुल गांधी जी से भी मिले हैं, और कोई ऐसा नहीं है जिनसे नहीं मिले। वहाँ पे हमको ज़रूर हमसे उम्मीद करी जाती थी, दोनों पार्टियाँ देखती थी कि आप हमारे यहाँ आइए और हम आपको एक अच्छा पॉलिटिकल उसमें आपकी काबिलियत को यूज़ करेंगे। हमें दिखा इन पार्टियों के साथ ना, हमने कभी ज्वाइन तो कोई पार्टी करी नहीं, चाय पानी सबके साथ हुआ है। अच्छा। बैठे सबके साथ हैं। तो क्या बातें हुई आपकी नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी से? जो दर्शक है ना, उनकी बड़ी दिलचस्पी रहती है कि बड़े नेता कैसे होते हैं लोक व्यवहार में, जरा बताइए विस्तार से। देखिए, बातें तो क्या होती हैं, ऐसी जगहों पे ना मिलाया जाता है। अच्छा, इंट्रोड्यूस किया जाता है, इंट्रोड्यूस करा जाता है। हाँ। तो जो इंट्रोड्यूस करते हैं वो पहले ही बात करके रखते हैं। अच्छा। केदारनाथ की वजह से हम मिले हैं, हम किसी और जगह पे नहीं मिले हैं, हम केदारनाथ में अपने काम करने की वजह से। जब वहाँ रिकंस्ट्रक्शन का काम जब रिकंस्ट्रक्शन काम चल रहा था तो मोदी जी भी आए, रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था राहुल गांधी जी भी आए। वहाँ तो मतलब सारी दुनिया आई है उस टाइम पे, आकर के उन्होंने काम को अप्रिशिएट भी करा है। तो हमारा किसी पॉलिटिकल इंटरेस्ट से कभी किसी से मिलना नहीं हुआ है। अच्छा। लेकिन ये ज़रूर था कि जब हमें दिखा कि कैसे पॉलिटिकल पार्टी अप्रोच करती हैं, तो हमें काफ़ी हद तक दिख गया था कि हम इनके साथ ना फिट नहीं बैठ पाएंगे। तो हमने बिल्कुल ही इनको रिफ्यूज़ करके और अपने कंस्ट्रक्टिव चीज़ को देखते हुए, हम तो बल्कि फिर बर्मा चले गए थे। हम 1.5 साल से बर्मा में थे, लेकिन अब ये पार्टी आई, आम आदमी पार्टी, इसमें हमको दिखा कि ये पॉलिटिकल पार्टी जैसे होती है ना, उस टाइप की नहीं है। जब हमने पहली बार दिनेश मोहनिया जी को देखा, राघव चड्ढा को देखा। दिनेश मोहनिया आम आदमी पार्टी में दिल्ली सरकार मंत्री है मेरे ख्याल से, दिल्ली से 3 बार के लगातार विधायक हैं। राघव चड्ढा हैं, इंग्लैंड के पढ़े हुए हैं, वहाँ से उन्होंने मतलब अच्छी खासी नॉलेज ली है। उसके बाद ये अपना केजरीवाल जी के साथ में आकर के जुड़े। जब उनको देखा मैंने
उनकी बातचीत समझी और इस पार्टी के बैकग्राउंड को देखा। उस पर आएंगे आपकी आम आदमी पार्टी के ज्वाइनिंग के प्रसंग पे। क्या कर्नल कोटियाल ऑन रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि उन्होंने भाजपा या कांग्रेस से लोकसभा के टिकट के लिए कभी किसी भी तरह का संपर्क, या जिसे राजनीति की भाषा में गणेश परिक्रमा कहते हैं, वो किसी भी नेता की नहीं की, किसी के भी दफ्तर में नहीं गए मेल मुलाकात के लिए, आवेदन के लिए, बातचीत के लिए? बीजेपी में हम गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के किसी के पास नहीं गए। आरएसएस वाले हमको लेकर के गए थे। उन्होंने हमको मिलवाया, उन्होंने तो हमको मोहन भगवत जी के साथ लंच करवाया। अच्छा। तब तो हम ये 2014 की बात होगी। तो हम तो आरएसएस के साथ तो पता नहीं कहाँ कहाँ गए हैं। अच्छा। मिले हैं लोगों से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों के संपर्क में हैं आप? संपर्क में अभी भी है, लेकिन उस टाइम पे जो उनकी विचारधारा थी, जो सोच थी कि आप जैसे लोग पॉलिटिक्स में आने चाहिए, हमने फिर डिनाई कर दिया, क्योंकि हमें दिखा कि बीजेपी जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स वाली चीज़ जब आ जाती है तो उसमें हम फिट नहीं बैठते। लेकिन हम जरूर किसी के दफ्तर बीजेपी वाले के तो बिल्कुल भी नहीं गए। हम कांग्रेस में तो किसी के पास भी नहीं गए। तो ये जरूर बैकग्राउंड है। लेकिन हमें जब दिख गया था तो हमको मनाने भी आए काफ़ी बाद में कि आप जरूर एक बार पार्टी ज्वाइन कौन आया करें। मनाने? अब वो चीज़ इस टाइम पे शायद शेयर करूंगा ना, तो उन लोगों के लिए भी अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, भाजपा और कांग्रेस दोनों के? भाजपा कांग्रेस भी और आरएसएस भी। आरएसएस के लोग भी आए। कांग्रेस का इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि हमको बीजेपी की तरफ ज्यादा रुझान बीजेपी था। का ज़्यादा रुझाव क्या था, बीजेपी की तरफ वाले ज़्यादा हमको अप्रोच करते थे। अच्छा। कांग्रेस ने भी अप्रोच करा है। जी जी। फिर वो कुछ लोगों का हो जाता है ना कि हम नाम लेंगे तो अच्छा नहीं लगता। नहीं तो उस ठीक चीज़ भी को है। मेरे ख्याल लगता बहुत है सारी कि बातें ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं। एथिकल भी ठीक होती है। बिल्कुल। ये भी कहा गया कि दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, और उसके ज़रिए भी आपकी, जिसको हम कहते हैं पावर कॉरिडोर्स, उसमें अच्छी पहुंच थी, परिचय था। क्या वो भी आपकी पॉलिटिकल एंट्री का एक ज़रिया हो सकता था? देखिए, जनरल बिपिन रावत ही नहीं, अभी तो सबसे पावरफुल और सबसे स्ट्रांग और सबसे ज़्यादा जो डायनामिक पर्सनैलिटी हैं उत्तराखंड के, वो हैं अजीत डोभाल जी। हम तो उनके लिए एक लड़के की तरह हैं। मतलब बचपन से कहीं वो और हमारे फादर आपस में क्लोज रहे हैं। कहीं आपके पिताजी बीएसएफ में आईजी से रिटायर हुए? हमारे पिताजी सबसे पहले सिपाही भर्ती हुए थे गढ़वाल राइफलमैन। फिर उसके बाद में सिख पलटन में गए, फिर बीएसएफ से आईजी रिटायर हुए। तो इनसे तो हमारा आना जाना बहुत ज़्यादा अभी भी है। कहीं होता है कि इनका लड़का भी पॉलिटिकली एस्पायरिंग होता है, पर डोभाल जी को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। हर इंडिविजुअल है, लोकतंत्र है, हर एक की इच्छा है, वो आदमी करना चाहे तो करे। आप ये कह रहे हैं, लेकिन आलोचक कहते हैं कि अजीत डोभाल बीजेपी के कई पॉलिटिकल ऑपरेशंस में भी पर्दे के पीछे से रहते हैं। अब ये चीज़ें तो मैं कह नहीं सकता हूँ। अच्छा, उन्होंने आपसे कोई संपर्क नहीं किया पार्टी में आने को लेकर, अजीत डोभाल जी ने? अजीत डोभाल जी के घर तो हमारा आना जाना था। पारिवारिक संबंध है? पारिवारिक संबंध है। मैं जो बर्मा में गया था उसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे को अजीत डोभाल जी कर रहे थे। जी, वो तो बड़ा दिलचस्प प्रकरण है आपकी किडनैपिंग का, उस पर आएंगे हम लोग। बर्मा, केदारनाथ। हाँ, लेकिन अभी जो आप कह रहे थे पावर कॉरिडोर, क्या होता है कि हम दिल्ली में जब पलटन कमांड कर रहे थे तो साल में एक बार हम एक उत्तराखंडी पार्टी करते थे। अच्छा। अपने मेस में, जिसमें सारे अजीत डोभाल जी तब रिटायर्ड, अपने इससे आईबी से रिटायर्ड सीनियर मोस्ट थे। ब्रिगेडियर, उस टाइम ब्रिगेडियर बिपिन रावत आर्मी हेडक्वार्टर में थे। उस टाइम पे राजेंद्र सिंह जी जो डीजी कोस्ट गार्ड बने, वो डीआईजी होते थे कोस्ट गार्ड में। उस टाइम पे ये जितने भी पहाड़ी हैं, ये अनिल दसमाना जी जो कि रॉ के चीफ रहे, वो वहाँ पे पोस्टेड थे, सब जूनियर रैंक में थे। अब वहाँ से उसे बोले गढ़वाली पार्टी। एक बड़ा सेंस ऑफ यूनिटी रहता है, मैंने ये चीज़ देखी है। गढ़वाली कुमाऊनी आते थे उसमें। और पर्पस क्या होता था कि आज डोभाल जी एक जगह है, बिपिन रावत जी एक जगह है, राजेंद्र सिंह जी एक जगह है, अनिल दसमाना जी एक जगह है, आपस में नहीं है क्लोज, मतलब जानते हैं, टेलीफोनिक बात हो रही है, पार्टी हो गई, गेट टुगेदर हो गया, आपस में क्लोजनेस आ गई। तो उत्तराखंड के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी तो हो रहा है उसे क्रिएट करने का। ये आइडिया मेरे को जनरल बिपिन रावत ने दिया था। अच्छा। कि आप ऐसा करो, कि तू ऐसा कर, अजय ऐसा कर, तेरे पास रिसोर्सेज हैं, तो सबको इकट्ठा कर, सब आएंगे, 500 रुपये अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, लंच हो गया, और लंच में सब मिलेंगे, अच्छा खासा गप्पे मारेंगे, तो वो एसोसिएशन बनेगी। आज वो एसोसिएशन फॉर्चुनेटली हाईएस्ट हायरार्की में आ गई है। तो हमारा किसी के जरिए कोई पावर कॉरिडोर में एंट्री नहीं हुई। इन सब ने हमारी हर जगह मदद करी है कि अजय कोटियाल, अगर तेरे में ये काबिलियत है, तेरे से उम्मीद करते हैं, तो तू आगे बढ़, हम सब तेरे साथ इंडिविजुअल कैपेसिटी में, क्योंकि सरकारी उससे नहीं हो सकते। लोगों ने ये भी कहा
कि अभी कर्नल अंग्रेज़ी के मुहावरे का इस्तेमाल करें तो ही इज़ टेस्टिंग द वाटर। एक पॉलिटिक्स में आए हैं, एकदम से बज़ क्रिएट हो गया, चूँकि आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम फेस डिक्लेयर कर दिए गए हैं, पहचान हो गई, मीडिया में चर्चा हो रही, लोगों के बीच चर्चा हो रही, होर्डिंग भी लगी हैं, केजरीवाल कोठियाल राइम भी करता है, अनुप्रास की छटा है एके जी, एके। पर चुनाव के बाद हो सकता है कर्नल कोठियाल और भी पॉलिटिकल ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें। और एक वो किस्सा भी हमारे सामने आया कि इनको डूबने और फिर तैराकी सीखने का पुराना अनुभव है। आप डूब गए थे बचपन में? पता नहीं कितनी बार डूबे हैं, लेकिन डूबने के बाद बाहर भी निकले हैं हमेशा। जी। तो यहाँ तो डूबने वाली कोई कहानी नहीं हो रही। नहीं यहाँ है। तो सबको जो डूबे हुए हैं ना, हाँ। उनको बाहर निकालना है सबको, तब जाकर के यहाँ पे वाकई में लोगों के चेहरे पे हंसी आएगी, खुशी आएगी, युवाओं का जो भविष्य है वो बनेगा। तो अजय चुनाव कोठियाल के बाद कोई और पॉलिटिकल ऑप्शंस एक्सप्लोर करने की मंशा नहीं है, आप आम आदमी पार्टी में ही लगातार रहेंगे? पॉलिटिकल मंशा है, और पार्टीज को बोलेंगे अगर अच्छा बनना चाहते हो तो आ जाओ, सीखो हमसे, अच्छा। उनको सिखाएंगे जरूर। आज आप देखो दोनों पार्टीज, जब से आम आदमी पार्टी यहाँ पे आई है, तो दोनों पार्टीज जो है ना, ये वो खाली बात बोलने वाली राजनीति में नहीं रहे अब ये भी करते हैं कि हम रोजगार के बारे में बात करेंगे, ये भी करते हैं कि हम कैसे एजुकेशन को यहाँ लेके आएंगे, ये भी कहते हैं कैसे हम बिजली प्रोवाइड करेंगे। इससे पहले तो ये कुछ और करते थे कि भाई फलाने ने वो करा है, फलाने ने वो करा है, पुरानी गाथाएं हो गई, अपनी कहानियाँ सुना रहे हैं। लेकिन इनको पॉलिटिकल डिस्कशन थोड़ी आते थे, पॉलिटिकल डिस्कशन फॉर टुवर्ड्स इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, वो तो इनको नहीं आते थे। अब ये उस वाले डिस्कशन में आ रहे हैं, तो ठीक है, धीरे धीरे हम इनको सिखा रहे हैं। विपक्ष में भी तो जो बैठेगा इनमें से वो अच्छा होना चाहिए ना। कर्नल कोठियाल, आपने ये मान लिया है कि आप विपक्ष में बैठेंगे? नहीं, विपक्ष में जो बैठेगा इनमें से, अच्छा, ठीक है, तो वो स्ट्रांग होना चाहिए ना। अच्छा, तो आप उनको एक नए सिरे से उनका पॉलिटिकल ओरिएंटेशन कर रहे हैं। आप, हमारी रिसर्च टीम आपके पुराने वीडियोस देख रही थी, आपके परिवार के बारे में, आपके बारे में, तो आपका एक बड़ा डेकोरेटेड मिलिट्री करियर रहा है। उसी क्रम में हमें वो किस्सा भी पता चला था कि आप जब डूब गए तो घर में डांट इस बात की पड़ी कि तैरना क्यों नहीं सीख रहे, तो तैरो। मैं आपके परिवार वालों के बारे में देख रहा था, जगदम्बा कोठियाल जी 71 के वॉर में उनको वीर चक्र मिला था, क्या घटना थी? ये बात है पाकिस्तान बॉर्डर की। उस टाइम पे सुखोई नया आया था, सुखोई एक सीरीज़ कोई थी, तो ये आई खबर आई कि सामने टैंक्स का मूवमेंट हो रहा है और वहीं पे एक पेट्रोलियम डंप भी है। तो उस टाइम पे जग्गू भाई जी ने 1971 के वॉर में छमजोड़िया सेक्टर में वहाँ पे टैंक्स डिस्ट्रॉय करे थे एरियल अटैक करके, और उसके बाद में पेट्रोलियम डंप डिस्ट्रॉय करा था। आज जग्गू भाई जी ऑस्ट्रेलिया में है, वो सिंगापुर आर्मी को, एयरफोर्स को अभी भी वो ट्रेनिंग दे रहा है वहाँ पे। इट्स सो क्यूट। हम लोग नाम पढ़ रहे हैं जगदम्बा प्रसाद कोठियाल, लेकिन परिवार का एकदम वो फ्लो में जग्गू भाई। जग्गू भाई। अच्छा, एक और आपके भाई हैं राजीव कोठियाल जी, गुड्डू भाई। गुड्डू भाई, उनको भी कीर्ति चक्र मिला है तेजस की टेस्टिंग के लिए। वो टेस्ट पायलट थे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के जी। तेजस नाम बाद में पड़ा। तो इनिशियली जो एयरक्राफ्ट है ना, एयरक्राफ्ट टेस्टिंग में तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जी। तो उन्होंने वो जो टेस्टिंग करी इतनी बार, उस एक्ट ऑफ गैलेंट, वो फीलिंग को देख करके कि कभी भी कुछ हो सकता था जी। उनको 2001 में, सॉरी 2011 में, मैं करेक्ट करूँगा अपने को, 2001 में उनको कीर्ति चक्र मिला था। आज गुड्डू भाई जो है वो, मतलब उन्होंने भी रिटायरमेंट लिया है और वो लोगों को अलग अलग, जैसे HAL के हो गए या जो प्राइवेट एजेंसीज होती है, उनके पायलट्स को ट्रेन करते हैं। बेंगलोर में हैं या देहरादून आते रहते हैं। और वो मेरे ताऊ जी के लड़के हो गए बड़े, जग्गू भाई जी मेरी सबसे बड़ी बुआ जी के लड़के थे। एक और भी है, हाँ। वो मेरी तरह है जिसने शादी नहीं करी, उसका नाम है कर्नल अनिल कोठियाल। हाँ। उसको सेना मेडल मिल रखा है। अच्छा, उसको सेना मेडल मिला है कारगिल में। क्या बात है, ऑपरेशन विजय के दौरान। ऑपरेशन विजय के दौरान। ठीक है, तो ये जग्गू भाई और गुड्डू भाई हैं, तो कर्नल अजय कोठियाल को घर में क्या बोलते हैं, किस नाम से? बल्ली। बल्ली भाई। भाई नहीं बोलते, बल्ली बोलते हैं, ये बड़े हैं ना। हाँ, नहीं तो छोटे वाले तो बल्ली भाई बोलते होंगे, वो छोटे बोलते हैं भैजी। भैजी। हाँ। अच्छा, तो वीर चक्र कीर्ति चक्र की बात हुई, भैजी को भी शौर्य चक्र मिला 2012 में। आप 2001 में आपको जो शौर्य चक्र मिला वो 2001 में मिला। 2001 में मिला। वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए। माउंट एवरेस्ट में एक रेस्क्यू ऑपरेशन था जो उस टाइम पे चढ़ते हुए इंडियन आर्मी ने करा था। तो वो जो प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति आपके वर्दी पे टाँक रही थी, वो कौन सा मेडल था? वो विशिष्ट सेवा मेडल है।
वो विशिष्ट सेवा था। शौर्य चक्र मिला 2001 में। में, तो ये तारीख हम भी दुरुस्त कर लेंगे जी। 2003 में टेररिस्ट ऑपरेशन में एक्ट की वजह से हमको 2004 में कीर्ति चक्र मिला। हाँ, ऑपरेशन कोंग वतन के बाद। ऑपरेशन कोंग वतन की वजह से। हाँ, वही के बाद, Correct, वही हाँ, मेरे उसके को। बाद हाँ। तो पहले जरा ये माउंट एवरेस्ट वाला क्या मामला था जिसके लिए शौर्य चक्र मिला? क्या है कि माउंट एवरेस्ट की हाइट हो गई 8848 मीटर्स। अब उसके नीचे जब आप उसमें 4 कैंप लगते हैं, थर्ड कैंप जब आप 7500 मीटर की हाइट से ऊपर होते हैं तो एक इमेजिनरी लाइन है, उसे बोलते हैं डेथ जोन। इसके ऊपर जो भी जाता है वो अपने पे डिपेंडेंट है, मतलब उसको कोई बचा नहीं सकता है, उससे जो करना है खुद करेगा, क्योंकि कंडीशन वैसी होती है, रेयर एटमॉस्फेयर है। और आखिरी कैंप लगता है 8000 मीटर पे, साउथ कॉल पे, 8200 मीटर पे। तो साउथ कॉल में हमको कलर ब्लाइंडनेस हो गई थी, स्नो ब्लाइंडनेस हो गई थी। स्नो ब्लाइंडनेस कलर क्या होता है? स्नो ब्लाइंडनेस है कि जैसे सूरज की जो किरणें हैं ना, अब इनमें वो भी होती हैं हार्ड हिटिंग रेज, जी ये जो इंफ्रारेड रेज हो गई, मतलब जब अगर आप प्रिज्म के थ्रू उसे वो करो तो कई बार वो आपको हिट कर सकती हैं, आपकी आंखों को हिट कर सकती हैं। तो बर्फ़ जो है कई बार प्रिज्म का काम करती है, उस पर जब रेज टकराती हैं तो हमको कहीं कुछ टाइम शायद हमसे चश्मा हट गया। कई बार होता है ना, आप चश्मा पहन रखा है, स्नो गॉगल्स, लेकिन उसमें अंदर भाप आ जाती है, भाप को साफ करने के खोलते हैं, ऐसा कुछ हुआ और हमको ये कलर ब्लाइंडनेस हो गई। सॉरी, गलत वर्ड यूज, स्नो ब्लाइंडनेस हो गई जी। तो उस टाइम पे जिस तरीके से हमने आगे एक्ट करा और जिस तरीके से बाकी टीम ने भी ऊपर चढ़ने की वो करी, उसके लिए पहली बार, क्योंकि ये इंडियन टीम गई थी, इंडियन आर्मी टीम गई थी सक्सेसफुल जो ही एवरेस्ट में, तो तब हमको शौर्य चक्र मिला था। उस टाइम पे हम शौर्य चक्र लेने इसलिए नहीं जा पाए, मतलब बहुत बड़ा ये वो होता है वैसे कि आप राष्ट्रपति भवन में जा रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपके साथ जा रहे हैं, पर क्योंकि तब मैं JNK में डिप्लॉयड था और एक टेररिस्ट ऑपरेशन में मेरे को बड़ी अच्छी इनपुट मिल रही थी, तो उस टाइम पे फिर हमने रिक्वेस्ट करी कि हमको शौर्य चक्र बाय पोस्ट भेज दो, हम आ नहीं पा रहे हैं। और उन्हीं एक्ट की वजह से हमको 2003 में ऑपरेशन कोंग वतन, शायद आप पूछेंगे बाद में, जी उस लेवल तक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन, टेररिस्ट एक्टिविटी, अपने को ट्रेन करना कि कैसे आप टेररिस्ट बन करके मूव कर सकते हैं, ताकि कोई पहचाने ना कि फौज अंदर घुस रही है और टेररिस्ट को खबर मिल हाँ, इसमें मेरी खास दिलचस्पी है। ऑपरेशन पराक्रम के दौरान का आपका जो डिप्लॉयमेंट है, कई किस्से हमने भी सुने, फिरन पहनो, स्थानीय भाषा सीखो, नहाओ नहीं, दाढ़ी बढ़ाओ, कुत्ते ना भौंकें, क्या है ये बताइए ज़रा दर्शकों को। फौज किसी पोस्ट में अगर रहती है, जी जब बाहर निकलती है तो ऑब्वियसली टेररिस्ट भी बहुत ज़्यादा सतर्क रहते हैं, लोकल्स में बहुत ज़्यादा उनके सपोर्टर्स हैं, तो खबर मिल जाती है किस एरिया में जा रही है। कहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे आप उस दौरान? ये पुलवामा के इन एंड अराउंड, शोपियां और पुलवामा के इन एंड अराउंड वो एरिया होता था। कई जगह है उसमें नाम, तो कुछ उसमें हिल्स हैं, कुछ प्लेन, मतलब हाई डेंसिटी बिल्टअप एरिया है जो कि पॉलिटिकली सेंसिटिव है। तो इन एरियाज में जब फौज निकलती है तो उसको ना तरीके बनाने पड़ते हैं कि कैसे डिस्क्रीटली पोस्ट को छोड़े। अंधेरे में निकलेगी, गाड़ी में बैठ के किसी जगह चली जाएगी, वहाँ से डिसमाउंट हो जाएगी, मतलब ये सब तरीके हैं। अब एक तरीका ये है कि जब आप जंगल से, ये शहर से, किसी गांव से क्रॉस कर रहे हो, तो हमेशा होता है कि फ़ौज के ऊपर कुत्ते भौंक जाते हैं, लोकल के ऊपर नहीं भौंकते। तो फिर हमने उस पर रिसर्च करी, लोकल पे क्यों नहीं भौंकते। वो कहते हैं आप रोज़ नहाते हैं, आप अपने साथ पूरी और आलू, उसमें टमाटर होता है, वो लेके चलते हैं, और कुत्ते की नाक तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। आप परफ्यूम लगा के आते हैं या साबुन भी लगाते हैं, उससे भी कुछ अलग स्मेल आती है। कहते हैं यहाँ पे लोग नहाते नहीं हैं, वो ब्रश नहीं करते। तो हमने क्या करा, हमने 6-7 दिन तक नहीं नहाए और उसके बाद में ट्राई करा वही हथियार लेकर के उसी गांव से जहाँ पे कुत्ते भौंकते थे निकलना, और कुत्ते नहीं भौंके। तो हमें समझ में आ गया वाकई में ऑपरेशन में जाना है तो आपको खाली ये नहीं है प्रिपरेशन की हथियार आपका साफ हो, यू हैव टू अडॉप्ट लोकल स्मेल, यू हैव टू सी कि कौन सा एरिया है जिसमें जानवर चलते हैं जंगली, जिसमें जंगली जानवर चलते हैं उसमें इंसान नहीं चलेगा। तो टेररिस्ट क्या सोचेगा, फौज इंसान है, वो उस रास्ते में चलेगी जहाँ पे जंगली जानवर नहीं चलते। तो आप एक शिकारी को ढूंढो कि तू बता बचपन में कभी तूने शिकार करा तो कैसे, वो जो ट्रेल बता रहा है आप उस ट्रेल को पकड़ो, आपको टेररिस्ट मिल जाएंगे। ऐसी चीज़ों की बात हमने सीखी वहाँ पे जी, और इन्हीं चीज़ों को हमने अडॉप्ट करा। इनफैक्ट हमको यहाँ पे बीच में क्या हुआ, कोई फोटोग्राफर्स आए, वो कहते हैं स्नो लेपर्ड की फ़ोटो खींचनी है कि सर आप आइडिया दो।
तो मेरे दिमाग में तो वही आया, कुत्तों वाली कहानी। मैंने कहा तुम जा रहे हो स्नो लेपर्ड की फ़ोटो खींचने, तुम्हारे को तो देख के भाग जाएगा, तो तुम क्या करो, एक कमरे में 10-12 बकरियां रखो और तुम जाके उस कमरे में बैठ जाओ, 4 दिन तक बैठे रहो, तुम्हारे में बकरी की स्मेल आ जाएगी। अब तुम जाओ, तुम्हें स्नो लेपर्ड ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें ढूंढेगा। सिंपल तरीका है। पर एक जो पहला तजुर्बा रहा आपका वो, और हम लोग ये कहते भी हैं कि असफलताओं से ही हम सफलता के सबक सीखते हैं। एक कुछ पता चला कि एक ढोक में कुछ आतंकवादी थे, आपने पूरी पूरी मैगजीन खाली कर दी और फिर वो हाथ हिला के बाय भाग बाय गया, करके चले गए। भाग गया वो। क्या हुआ था? हम आए थे माउंट एवरेस्ट से, जी। मेजर अजय कोठियाल, शौर्य चक्र, माउंट एवरेस्ट। हाँ। तो हम तो अपनी टीम को रोज़ ट्रेनिंग इसी टाइप की कि चलो आज दाढ़ी बढ़ाते हैं, टेररिस्ट बनेंगे, आज ये जो पजामे हैं पजामे पहनते हैं, कुर्ते पहनते हैं, तो एक ना उससे आदमी के अंदर एक इंस्पिरेशन भी बढ़ती है कि हाँ हम कुछ नए तरीके की ट्रेनिंग कर रहे हैं। जी। अब उसके बाद में हम गए, तो हम 3 दिन तक एक जगह बैठे, एक्सपेक्टेड था कि शायद इस रास्ते से टेररिस्ट निकल सकते हैं। फिर हमें दिखे 2 आते हुए, वो चढ़े चढ़े चढ़े, फिर एक ढोक इज़ अ बेसिकली वुडन लॉग हट जो कि भेड़ बकरी वाले पहाड़ों में बनाते हैं, ये जो गद्दी बकरवाल और ये सारी जो बनाते हैं। ट्राइब है। हाँ, तो उसके अंदर वो घुसे, धीरे धीरे हम 7 लोग थे, हमने जा करके क्लोजअप करा उनके। उसके बाद मेजर अजय कोठियाल, मैं मारूंगा, तो वो लाइट मशीन गन लगाई गई। और लाइट मशीन गन तो वो वेपन है कि जो आप आंख बंद करके भी चला दो ना, तो एक गोली तो 50 गज में लगेगी ही लगेगी टारगेट पे। 50 गज पे थे वो। तो पहले तो हमने उन्हें इशारा करा, आओ इधर, निशाना ले रखा था, और फिर 2 कदम हमारी तरफ आया और भागना शुरू हो गया। तो हमने फायर कर दिया, पहली मैगजीन चलाई, पूरी 28 गोलियाँ, वो भागता रहा। दूसरी मैगजीन चलाई, 28 गोलियाँ, वो भागता रहा। तीसरी मैगजीन में 4-5 गोलियाँ चली होंगी, तब तक वो खड्डे में कूद के भाग गया। दूसरा वाला अंदर फंस गया था, उसको पूरी टीम ने मिलके मारा। लेकिन हमको बड़ा अजीब सा लगा कि हीरो बन रहे हैं, और हमारे बंदे जो हैं वो बेचारे दुखी कि सर पहली बार ऑपरेशन में आए और अंदर ही अंदर दुखी। तब फिर हमने टीमों की और ट्रेनिंग शुरू करी इसी टाइप की। फिर बीच में ऑपरेशन होते रहे, कभी 2 मरे, कभी 3 मरे, कभी जिंदे पकड़े, कभी हमारे को स्प्लिंटर लग गए, रूम एंट्री करी जी। फिर उस सब का एक्सपीरियंस था, वो कल्मिनेशन था। लगे थे नशनूर वाले ऑपरेशन में? नहीं, वहाँ पे एक जगह है मातृबुग जी। मातृबुग फेमस है। उसमें कहते हैं टेररिस्ट हर रोज आते हैं उस गांव में, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। और एक होता था, उसका नाम था छोटू, लेकिन वो था टिपिकल लश्कर तैयबा का जो मोटिवेट करता था लोगों को। और वो जगह जगहों पे ना आपस में ताकत दिखाने के लिए कुश्तियाँ लड़ता था। अच्छा। हाँ, छोटू सा, मतलब उसकी खबरें आती थी। और उसके बाद उसका क्या इंडिकेशन होता था, चलो साथी, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कहाँ हो, आज मिलते हैं शाम को। कहाँ मिलेंगे? उस पॉइंट पे जहाँ पे कुश्ती में मैंने तेरे को तीसरी बार में गिरा दिया था। अब वो पॉइंट किसी को नहीं पता है कौन सा है, उन दोनों को पता है क्योंकि उन्होंने कुश्ती लड़ी थी। तो ऐसे ही हमने एक ऑपरेशन करा नसनूर, उसमें 2 आतंकवादी मारे। सबसे तगड़ा आतंकवादी था हंजुला बाबर, जिसने छत्तीस सिंहपुरा में सरदार फैमिली जो थी, हाँ किया था राष्ट्रपति की विजिट से पहले। हाँ, हंजुला बाबर। क्योंकि बाबर मारा गया तो टेररिस्ट ना काफ़ी हमारे ऊपर कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से इसे मारो। उन 3 टेररिस्ट में से 2 मरे, 1 पकड़ा गया था। वो हमको लेकर के गया मातृबुग। हम गए सिविल ड्रेस में, वहाँ पे जाकर के हमारा इंटेंशन था कि सिविल ड्रेस में, सिविल गाड़ी में जाएंगे और गांव में घूम करके आ जाएंगे और देखेंगे रात को जब हम साइलेंटली एंटर करें तो कैसे ये अपना हम इंटरवेंशन कर सकते हैं उसके बाद उस घर की जिसमें हो। टेररिस्ट को शक हुआ तो उन्होंने रास्ते में गाड़ी रोकी हमारी। अब हम भी सिविल में थे, उनके हाथ में हथियार भी नहीं दिख रहा था, तो 2 थे। तो हमारे साथ जो टेररिस्ट है ये बोलता है कि आतंकवादी हैं। हमने कहा कैसे? कहता है वो शॉल जो इसने पहन रखी है, ऐसे हाफ शॉल, उसके अंदर हथियार है। अब उसको आइडिया था कि अगर शॉल ऐसे पहनेंगे इसका मतलब इसके नीचे हथियार को छुपाया जा रहा है। क्लाशनिकोव लटकी हुई है या कुछ छुपा रखी है। हाँ, एक ही बेसिकली क्लाशनिकोव। तो हमने इशारा करा, गाड़ी धीरे कर दी, तो वो वेट कर रहा है रोड के ऊपर चेक करने के लिए कौन है। और जैसे ही हम पास पहुँचे तो पहले तो हमने गाड़ी भगाई, क्योंकि पहले था कि इन 2 को हिट करें। पर फिर ये बोलता है हमारा आतंकवादी, चारों तरफ देख रहा है, इसे पता है कैसे इनकी स्ट्रैटेजी होती है, टैक्टिक्स होती है। 13-14 थे, सब जगह से घेर के खड़े हुए पेड़ों के पीछे। गाड़ी हमने हल्की करी, जैसे ही उसने हथियार तो निकाल लिया था, हथियार उसका डाउन हो गया, हमने भगाई गाड़ी और इन्होंने फायर कर दिया पीछे से। कोई 55 गोलियां लगी होंगी हमारी गाड़ी में, सारे टायर फ्लैट, सारे शीशे टूट गए। हम 7 लोग थे, एक को भी गोली नहीं लगी।
300 मीटर आगे जा करके फिर हमने पोजीशन ली, तब तक वो सब भाग गए थे। लेकिन इस टेररिस्ट ने हमको बोला कि सर अब तो पक्का है, उन्हें पता है फ़ौज अब नहीं आएगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से तो टेररिस्ट भाग गए। कहता आप पक्का वहाँ रुके होंगे। अगले दिन हम गए, अगले दिन 2 टेररिस्ट मिले हमको रूम इंटरवेंशन करते हुए। जब हमें यकीन था एक टेररिस्ट मर गया है, तो मैं ही घुस रहा था आगे। उस टाइम पे एक छुपा हुआ टेररिस्ट था, उसने ग्रेनेड लॉन्च करा मेरे ऊपर और वो मेरी टांगों के बीच में आ गया, मेरे को पता भी नहीं चला। बाहर जो हमारी टीम थी उन्होंने बोला सर ग्रेनेड फेंक दिया है, तब मैंने जंप मारा। जब तक जंप मारता ग्रेनेड एक्सप्लोड हो गया। चाइनीज़ ग्रेनेड होते हैं, 4 सेकंड में फटते हैं। तो एक इतना बड़ा स्प्लिंटर यहाँ अभी भी एम्बेडेड है, एक इतना बड़ा स्प्लिंटर अभी यहाँ अभी भी एम्बेडेड है। अब दर्द नहीं होता, पहले थोड़ा थोड़ा दर्द होता था। अब मज़ा आता है कि हम ही वो यूनिक आदमी है जिसके अंदर लोहा भी है। लोग खाते हैं वो क्या बोलते हैं, हरा साग लोहे के लिए जी। हमारे यहाँ नेचुरल लोहा हो गया है। और कीर्ति चक्र जिसके लिए मिला, उस ऑपरेशन के बारे में बताइए। 7 टेररिस्ट थे, हमें दिख गए थे, लेकिन दूरी इतनी ज़्यादा थी कि उनको क्लोज अगर हम जाते तो कहीं ना कहीं हम भी दिख जाते, और अगर दूरी से फायर करते तो शायद इफेक्टिव फायर नहीं कर पाते। मतलब 1.5-2 किलोमीटर थी, कई बार 700 मीटर तक भी आया। तो 3 दिन तक वो अपना चल रहे हैं पहाड़ के ऊपर, एक रात किसी ढोक में रुक रहे हैं, हम कहीं दूर रुके हुए। अगले दिन सुबह वो चल रहे हैं, हम उनको फॉलो कर रहे हैं, नज़र पे रखते रहे। तीसरे दिन हमको एक जगह दिखी जहाँ पे कि मान लो पहाड़ है, 2 पहाड़ हैं ऐसे करके, यहाँ से ये आ रहे हैं तो ये नीचे उतरेंगे और उसके बाद ट्रैक पे चलेंगे और फिर ऊपर पहाड़ में चढ़ेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं था। एम्बुश के लिए आइडियल। तो हमें साइड मिल गई वो उस जगह। फिर अब एम्बुश कैसे लगाओ, क्योंकि पहाड़ों में तो बड़े बड़े पत्थर हैं। आप कुल 7 आदमी हो और वो भी 7 हैं, 6 और एक हमारे साथ एक गुजर लड़का था। रास्ता दिखा रहा था, मतलब वो पुराना कहीं टेररिस्ट का सपोर्टर रहा है, तो उसे आइडिया था कि किस तरीके से मूवमेंट हो सकता है। और वो सारी चीजें। फिर कई बार लैंग्वेज, अगर हम लैंग्वेज सीख भी जाएं, लेकिन प्रॉपर बोलने का तरीका डिक्शन नहीं आ सकती, वो उन्हीं को आ सकती है। वहाँ पे हमने जब एम्बुश लगाना था 6 लोगों ने, तो अब कैसे एम्बुश लगाते हैं, मतलब बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज़ें तो नहीं बोलूँगा, पर बेसिक बोलूँगा कि अगर कोई ऐसी नैरो जगह है जहाँ से इंसान ने क्रॉस करना ही करना है, उस जगह एम्बुश लगाया जाएगा। अगर एम्बुश लगाओ तो आप हाइट में हो, दूसरा नीचे है, वहाँ एम्बुश लगाया जाएगा, एडवांटेज रहेगा। अगर एम्बुश लगाओ तो बीच में कोई पेड़ पूड़ नहीं होने चाहिए, वहाँ एम्बुश लगाया जाएगा। तो टेररिस्ट को भी पता है कि जहाँ एम्बुश साइट होगी उसको भी सिखलाई है, वहाँ पे बड़ा कॉशियस होकर चलेगा। तो हमने एम्बुश साइट देखी कि यहाँ के बाद में जैसे ही ख़त्म होता है एम्बुश साइट, उसके बाद एक ओपन एरिया था जिसमें कि और ढलान थी, और हमने नीचे से ऊपर को एम्बुश लगाया। वहाँ पत्थर नहीं थे, तो टेररिस्ट ना, हमारे दिमाग में ये था कि इस जगह में आके तो वो रिलैक्स हो जाएगा। ऊपर से आया, अब 7 आदमी, 7 आतंकवादी हैं, आप 6 हो, तो किस जगह बैठोगे? तो हमने तरीका ये करा कि अपने 6 बंदों को ऊपर से नीचे चलाया, एक आदमी को एक बार में, और बाकियों ने देखा नहीं कि पहले बंदे ने कैसे एक्टिविटी करी है, और उसको बोला जब तू चलेगा और हम तेरे पे फायर आ गया, तूने भागना और आड़ पकड़नी है। पहला बंदा गया, भागा एक पत्थर के पीछे, दूसरा आया, उसे नहीं पता पहले ने क्या करा है। अचानक जब मैंने, तो वो दूसरी जगह गया। इसमें एक जगह ऐसी थी जिसमें 4 लड़के जाके छुपे थे, और बाकी 2 जगहों पे, 3 जगह पे वो थे, मतलब नेचुरल इंस्टिंक्ट। तो हमने कुछ नहीं, बड़ा सिंपल से, जहाँ पे 4 छुपे थे वहाँ पे लगा दिया हथियार, और बाकी 2 जगहों पे थोड़ा दूरी से कर दिया। आए ये, पहली गोली चली, वही हुआ, 4 आतंकवादी एक जगह थे, उनको मुश्किल से 4 गोलियाँ लगी होंगी, चारों के चारों मर गए। बाकी 3 फिर 5 मिनट का ऑपरेशन था, 16 गोलियाँ चलाई हैं, 7 के 7 मारे गए। लेकिन सुपर स्ट्राइक रेट। लेकिन ये इंस्टिंक्ट जो थी, ये वहाँ पे ऑपरेट करते हुए उन गुज्जर लड़कों के साथ, वहाँ पे जो पुराने टेररिस्ट जो सरेंडर हो रखे थे, उनसे हमने सीखी, उसको हमने ट्राई करा ग्राउंड पे। उसके लिए हमको कीर्ति चक्र मिला और 2 सेना मेडल मिले। एक इंक्वायरी भी मिली उसके बाद, जब एवलांच आया था, क्या था वो मामला? सीप खेल रहे थे आप लोग? ये है 2010 में जी। मई 2010 हमने कमांड ख़त्म करी अपनी पलटन की, हमारा टेन्योर हो गया था। फिर हमको आर्मी हेडक्वार्टर में पोस्ट कर दिया गया। दुनिया का 7वां सबसे ऊंचा पहाड़, मतलब टोटल 14 पहाड़ हैं जो 8000 मीटर से माउंट ऊपर। बनासलू। बनासलू। तो ये 7th हाईएस्ट पीक है नेपाल में जी। अब इसका सिलेक्शन हमको लीडर बनाया गया जी। टोटल 17 लोगों ने जाना है, 12 क्लाइंबर्स और 5 सपोर्ट टीम। अब इसका सिलेक्शन कैसे करें?
तो सिलेक्शन के लिए जो आ रखे थे वॉलंटियर्स पूरे आर्मी के, जी। उसमें एवरेस्टर थे, उसमें मतलब एक्सट्रीम क्लाइंबर्स थे सारे। तो हमने फिर छांटा, एक पहाड़ है यहाँ पे कामेट, उत्तराखंड में। जी। कामेट को अगर एक साइड से चढ़ो तो बोलते हैं इसे बकरी पीक, बकरी पीक। कि बकरी भी चढ़ सकती है। अच्छा। अब तो कंडीशन दूसरी होगी, वो नाम जैसे फौज में ना उसमें लिए जाते जी, हैं जी। माउंटेनियरिंग टर्मिनोलॉजी में। दूसरी साइड जो लेकिन है उसका जो वेस्टर्न फेस हो गया या सदर्न फेस हो गया, वो स्टीप है, खड़ी चढ़ाई लगभग है। कड़ी चढ़ाई, और उसमें मुश्किल से 1 या 2 ग्रुप अभी तक चढ़ पाए। तो हमने वहाँ फिर हमने वो साइड छूटी कि वहाँ से जा कर के टीम चढ़ेंगी, छोटी छोटी टीम चढ़ती है, थकती है, नीचे आ गई। तो बेसिकली सिलेक्शन बेस्ड ऑन रिजेक्शन। 17,000 फीट की हाइट पे हमने कैंप लगाया, और अजय कोठियाल जी का काम था दूरबीन लेकर के देखते रहो कौन कैसा चढ़ रहा है, रेडियो सेट पे बात करते रहो, और वो टीम जब 4 दिन तक प्रैक्टिस कोशिश करती है, नहीं चढ़ पाई, उसे बेस कैंप भेज दो, दूसरी टीम को बुला लो, फिर दूसरी टीम ट्राई करती रहे, पहली टीम का रेस्ट हो गया वो फिर आ जाए। एक तरीका मतलब हमने बनाया था। अब वो साइड भी ऐसी सेलेक्टेड थी हमारी, जहाँ पे कैंप था हमारा, कि अवलांच कहीं से भी आ जाए लेकिन उस जगह नहीं आ सकता था। अचानक ये सितंबर की बात है, 15-16 सितंबर, पूरे उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। उस टाइम पे तेज़ बारिश और बर्फ़ पड़ी, तो 3 दिन तक बारिश ही बर्फ़ ही पड़ती रही। तो हमारा काम था वो टेंट को साफ़ करना, चाय पीना, सूप पीना, ताश खेलना। और पहाड़ों में होता है जब एक्सपीडिशन में जाते हैं तो टाइम पास होता है, सीप खेलना, दहला पकड़ खेलना, ये कोट पीस खेलना। हम लोग थे 6 एक टेंट में, मैं 2 ऑफिसर और 2-3 और। तो ताश खेल रहे थे, 2 ऑफिसर सो रहे थे क्योंकि उनको ताश खेलनी नहीं आती थी। तो वो बीच बीच में खाली देख रहे थे बस, और वो भी हो रहे थे कि हमें भी खेलनी आती, हम भी मजे लेते हैं। कभी आप ताश खेलते हो तो विद्वानों का खेल है, उसे यहाँ पे उसे बोलते हैं 52 गीता। 52 गीता। 52 गीता। तो वो विद्वानों का जो खेल है, उसमें मेरा पार्टनर था रंजीत नेगी, अभी भी मेरे साथ है, गढ़वाल स्काउट का। एक था कमान सिंह जो 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस है, मतलब हमारी जो पैरा कमांडो है उसका सूबेदार मेजर है आज वो, कमान सिंह। फिर था अमर राय, महार रेजिमेंट का गोरखा। अमर राय, कमान सिंह पार्टनर, मैं और रंजीत पार्टनर। अब सीप में हम हार रहे, बाजी लग जा रही, बाजी बोलते हैं उसको हारने का। तो मैं रंजीत को बार बार गाली दे रहा कि तू ठीक से पत्ता नहीं फेंक रहा। अब उस पीरियड में आवाज़ें आ रही हैं अवलांचों की, धूम जूम, पर हमें था हमारे यहाँ तो कुछ हो नहीं सकता। अचानक रंजीत फेंकता है पत्ता और मेरे को बोलता है कि मतलब इशारा कि मैंने सही पत्ता फेंक दिया। मैंने उसे काउंटर पत्ता फेंका, हम बाजी हार गए। कमान सिंह और बड़ा खिलाड़ी था सीप में हमसे। और फिर वो अचानक आवाज़ आई जूम, और उसके बाद में किसी ने बोला एक और आया, और फिर धप करके आवाज़, और हम सब के सब कोई, या आप लगा लो 12-13 फीट होगा, बर्फ के नीचे बर्फ़ के नीचे टेंट के ऊपर पूरी बर्फ़, टेंट पूरा धंस गया। मेरे पास आज भी स्वेटर है, मेरे छोटे भाई की वाइफ शालिनी उसने भेजी थी मेरे लिए, ये एक अच्छी वो कलर प्लस की ब्लैक कलर की स्वेटर, ब्रांड न्यू। उसके इम्पैक्ट से ही बर्फ़ के स्वेटर यहाँ से फट गई थी पूरी। उसके इम्पैक्ट से मेरे राइट हैंड में जो घड़ी थी हाई एल्टीट्यूड वॉच, वो छिटक गई थी, जबकि हम टेंट के अंदर थे। और उसके बाद फिर सब के सब दब गए, टेंट पूरा और उसके ऊपर इतनी बर्फ़। तो फौज में सिखाते हैं, ट्रेनिंग जब माउंटेनियरिंग की होती है, आप दब गए हो तो आपने कोशिश करनी है बाहर निकलने की, लेकिन जब आप चारों तरफ से दब रखे हो तो आपको ये पता नहीं चलता है कि आप खोद तो रहे हो, लेकिन आप हो सकता है नीचे की तरफ खोद रहे हो, खोदना ऊपर की तरफ है। तो उसके लिए तरीका क्या करते हैं, आप दब रखे हो बर्फ़ में, आप पहले तो जगह बनाओगे ऐसे करके, फिर बोलते हैं स्पिट टेस्ट, थूकना। आप थूकते हो, अगर थूक नीचे हो गई तो आप ऐसे में हो फेसिंग, अगर थूक आपके मुंह पे आगे गिरी है तो आप ऐसे में हो, इसका मतलब आपने इस दिशा में एक्टिविटी करनी है। ग्रेविटी चेक करके, ग्रेविटी चेक, स्पिट टेस्ट फॉर ग्रेविटी चेक। फिर स्पिट टेस्ट के बाद सब कोशिश कर रहे थे, वो ज़्यादा दबे हुए थे। इत्तेफाक है 5-7 मिनट में, मतलब 5-7 मिनट से ज़्यादा होता तो हम भी, हमारी स्ट्रेंथ भी ख़त्म हो जाती क्योंकि सफोकेशन। 5-7 मिनट में हम ऐसे बनाते बनाते कोई 10-12 फीट ऐसे गुफा बोलें या निकलते गए, और फिर सामने वो कपड़ा आ गया टेंट का, फिर उसको हमने दांत से फाड़ा। फिर 4-5 फीट हम और निकले तो अचानक हमें देखा ये तो रोशनी आ गई, तो मतलब हम बर्फ़ से बाहर हो गए। फिर हम आए तो तब तक हमारे बगल वाला जो टेंट था उसमें थे कोई 7-8 और लड़के। अच्छा, आपके टेंट के सब लोग निकल आए सुरक्षित बाहर?
मैं ही आया खाली, बाकी सब दबे हुए हैं ना, अच्छा। सब दबे हुए हैं। उस वाले टेंट में अवलांच का इफेक्ट कम था, वो लोग बाहर आए। उसके बाद हम सब नंगे पाँव थे, क्योंकि टेंट में जैसे होता है आप ज़्यादा कपड़े नहीं पहनते, आप हेड गियर नहीं पहनते, जूते नहीं पहनते, तो नंगे तो पाँव तो सभी थे। तब वो लड़के जब आए तो मैंने बताया कि ये जगह है, यहाँ पे कहीं है, खोदना शुरू करो। फिर पहले तो हाथ से खोदा गया, फिर उस टेंट से जिसमें वो लड़के रह रहे थे वहाँ पे एक मेस्टिन था, वो मेस्टिन आया, शावल वगैरह थे सारे दब चुके थे, मेस्टिन से खोदा गया। 7-8 मिनट खोदा होगा तो पहली टांग मिली एक, फिर टांग भी टूटे ना, क्योंकि बुरी तरह से वो था, निकाला गया बाहर। तो वो ये रंजीत नेगी था और बुरी तरह से बेहोश था, और सांस जैसे फूल जाती है ना वैसे करके इसके वो चल रहा था। इसको लिटाया गया, इसका शुरू हुआ वो जो CPR, दोबारा से रिससिटेशन। बाकी लड़के और खोदने में लग गए। फिर निकला अमर राय, तब तक ये रंजीत ठीक हो गया, ये भी खोदने में लग गया। फिर निकला अमर राय भी बेहोश, फिर उसको रखा गया, फिर उसके साथ चला CPR। तब तक बाकी टीम निकाल रही है। अब निकला कमान सिंह तो बिल्कुल ही ऐसे मतलब जैसे लास्ट स्टेज होता है ना सांस निकलने वाली, वो चल रही है उसकी। अमर राय भी ठीक हो गया। फिर सब में थोड़ा जोश, अब 2 बचे हैं, मेजर मनीष गुसाई और लेफ्टिनेंट कर्नल पूर्णा चंद्र। खोदा, पहले निकला लेफ्टिनेंट कर्नल पूर्णा चंद्र डेड, फिर उसके बाद में खोदा तो निकला मेजर मनीष गुसाई डेड। अब अवलांच और भी आ सकते हैं, 12-12.5 दिन की बात थी ये। हमने फिर बॉडीज़ को एक हाइट पे ऊपर जा कर के बांधा, और उस एक बड़ा पत्थर था उसके साथ में एंकर करा बेसिकली। ये कमान सिंह जो है वो चल नहीं सकता है, बेहोश है, आधा बेहोश। फिर एक कपड़ा लिया गया मैट्रेस, उसमें इसको रखा और घसीट के चलने शुरू हुए। तो जिस कैंप में हम थे वहाँ से बेस कैंप जाने में 30-35 मिनट लगते थे। हम 12-12:30 बजे चल रहे हैं, और फिर मतलब हालत ये हो गई, रात को 2 बज गए थे, लेकिन हम पहुंच नहीं पाए नीचे। और नीचे वाली जो पार्टी थी उसको चलते चलते हमको रेडियो सेट मिला था, उससे हमने बोला था कि अवलांच आ गया, दब गए, निकल गए, तुम गर्म पानी, जूते, ग्लव्स, हेडगियर और टॉर्चेस खूब सारी लेके आना। वो पार्टी नीचे से चल रही है, वो ऊपर नहीं पहुंच पा रही। नीचे से ऊपर पहुंचने में भी 45-50 मिनट लगते थे, पर ये 24 घंटे हो गए इसको, मतलब 12 से लेके और रात को 2 बज रहे हैं, तो लगा लो 14-15 घंटे। खैर फिर नीचे पहुंचे, फिर कमान सिंह को घसीट करके और 2 दिन तक टीम नीचे पहुंचे। सुबह 4 बजे टीम लेके चली जोशीमठ के लिए, माना के लिए रादर। हम फिर रुके वहाँ पे, अगले दिन फिर वो बॉडीज़ को फिर रिट्रीव करके तब फिर नीचे आए। तब हमारी इंक्वायरी हुई थी कि अजय कोठियाल एज लीडर, वो डिसीज़न क्या था कि जिसमें 2 अफसर्स की जान चली गई। पर जब चीफ ने देखा, जनरल हलगली डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते थे, उन्होंने देखा इंक्वायरी का क्या निकला है, तो उन्होंने बोला नथिंग डूइंग, एक्सपीडिशन विल कंटिन्यू, अजय कोठियाल विल बी द लीडर ऑफ द एक्सपीडिशन। अब इसको वो डिसाइड करेगा कौन सी टीम होगी। जो सबसे अच्छे लड़के हमको दिखे थे अवलांच के बाद जिन्होंने काम करा, फिटनेस थी, वो टीम गई और 17 में 17 पूरे चढ़ के आगे मनासलू। ये आपकी टोपी पे जो लगा है, ये उसी का कुछ इंसिग्निया होता है, क्या होता है ये? नहीं, इसमें 2 लगे हैं जी। एक है माल्टीज क्रॉस। हाँ। ये जो है माल्टा एक कंट्री जो है, जी। उसमें जब वेलर के लिए उस टाइम पे नाइट्स होते थे पहले, उसमें उनको वेलर के लिए जब सम्मानित करा जाता था तो माल्टीज क्रॉस दिया जाता था। तो ये ब्रिटिश आर्मी गढ़वाल राइफल जब थी तब माल्टीज क्रॉस होता था, और इसके ऊपर जो अशोक दिख रहा है, ये बना हुआ अशोक, जी जी, इसकी जगह होता था ये क्वीन का जो एम्बल होता था, एम्बलम क्वीन का। गढ़वाल राइफल बनी तो ये तब ये गढ़वाल राइफल का क्रेस बन गया। मैं गढ़वाल राइफल से हूँ इसलिए इसको पहनता हूँ। दूसरी जो है ये है आइसेक्स। आइसेक्स है पहाड़ में क्लाइंब करने के लिए। तो जब आप, क्योंकि आप NIM के प्रिंसिपल रह चुके हैं, तो ये आइसेक्स है। तो ये मेरी टोपी जो है आज एक सिग्निफिकेंस बन गई है यूथ को मोटिवेट करने के लिए। अरे वाह, बढ़िया। हम यूथ के मोटिवेशन और यूथ फाउंडेशन वाले पड़ाव पर आएंगे, पर मैं केदार आपदा के बारे में जानना चाहता हूँ। आप उस समय प्रिंसिपल थे NIM के माउंटेनियरिंग स्कूल के, और उसके बाद आपने वहाँ पे जो रिकंस्ट्रक्शन का वर्क हुआ उसको सुपरवाइज किया, तो उस समय का क्या मंजर था? ये ना 26 अप्रैल की बात है 2013। हम NIM में पोस्टिंग आए एज प्रिंसिपल। जी। आपदाएं आनी नहीं चाहिए, लेकिन इत्तेफाक की 16 जून करीब 2 महीने के बाद आपदा आ गई। गंगोत्री में भी बहुत बड़ा असर था, गंगोत्री वैली में।
कोई 6,500 लोग फंसे हुए थे और सड़कें टूट गई थी, सरकार उनको निकाल नहीं पा रही थी। तो तब हमने टीम बनाई NIM के, जो मोटिवेटेड यूथ थे, ट्रेंड यूथ थे, उनकी कोई 20 टीमें बनाई। एक टीम में लीडरशिप दे दी इंस्ट्रक्टर को, उसके बाद स्टूडेंट्स लगा दिए, कुछ पोर्टर्स लगा दिए, उनको कम्युनिकेशन के लिए रेडियो सेट दे दिया, उनको खाने पीने का सामान दे दिया, माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट दे दिया, क्लाइंबिंग और ये क्या बोलते हैं रोप्स वगैरह रेस्क्यू के लिए, और उनको मेडिसिन दे दी। ऐसी 20 टीम हमने कोई 2-2 किलोमीटर के पूरे रास्ते में उत्तरकाशी से और गंगोत्री तक लगाई। इन लोगों ने कोई 6-7 दिन में एक जगह से उठाया, यहाँ सड़क टूटी हुई है तो पहाड़ में चढ़े, दूसरी जगह छोड़ दिया, तो उसे बोलेंगे उठाओ और शिफ्ट करो, वहाँ से दूसरी टीम आगे शिफ्ट करेगी। तो कोई एक हफ्ते में इन्होंने 6,500 लोगों को बचाया, इवैक्यूएट करा। अब गवर्नमेंट को दिखा कि हमारे पास तो कोई रिसोर्स नहीं थी, पर यही मैन पावर रिसोर्स, ह्यूमन मैन पावर रिसोर्स जो कैसे इकट्ठा करके जब ये करा गया, तो हमको फिर बोला गवर्नमेंट ने कि केदारनाथ में रेस्क्यू हो चुके थे, लेकिन रास्ता टूट गया था पूरा बुरी तरह, तो आप ऊपर जाने का कोई ऑल्टरनेट रूट देखो, क्योंकि ऊपर हमारे सरकारी कर्मचारी जो थे, जो ड्यूटी पे थे, उनको हेलीकॉप्टर से मेंटेन करा जा रहा था, राशन पानी सब कुछ, लेकिन मौसम हो गया ख़राब, 7-8 दिन, अब वो फंस गए, 7-8 दिन का राशन था नहीं, ऑल्टरनेट रूट आप देखो। तो तब मैं एक ऑल्टरनेट रूट से गया था और 3 दिन के बाद हम केदारनाथ पहुंच गए थे। जब ऊपर पहुंचे तो हमको भी सरकार ने बोला कि आप भी हेलीकॉप्टर से नीचे आ जाओ, क्योंकि तब तक मौसम खुल गया था, बाकी लोग आ गए थे। तो हमने कहा जब आई गए तो ऊपर से देखते हैं कि ये टूटा हुआ रास्ता है कैसे। तो हम पहली टीम थे जिसने केदारनाथ डिजास्टर के बाद केदारनाथ से सोनप्रयाग तक का कोई ऑप्शन देखा हो कि रास्ता अगर बनेगा, इंसान अगर चढ़ेगा तो ऐसे चढ़ सकता है, चाहे वो क्लाइंब करके चढ़े चाहे कैसे भी चढ़े। फिर हमने मॉडल देख दिया था सरकार को कि हम इसको कर सकते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज ने हाथ खड़े कर दिए थे, उन्होंने कहा था कि अगले 5 साल तक यात्रा को रोको, खाली डोली का मूवमेंट कराओ, और ये जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है तब तक हम नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। तब हमको फिर सरकार ने बोला कि भावना का सवाल है, आस्था का सवाल है, कोशिश तो करनी चाहिए, नहीं होगी कामयाब तो क्या है। तो हमने तो सलूट मारा सरकार को कि ये मौका हमको मिल रहा है। बस उसके बाद फिर हम 3 साल वहीं केदारनाथ में रहे। शुरू में हमने छोटे बच्चों की खोपड़ियाँ देखी हैं पड़ी हुई, शुरू में हमने देखा है कि किस प्रकार से वहाँ पे एक डेथ की फीलिंग होती है। कर्नल, मुझे कई लोगों ने कहा कि जो नंबर रिपोर्ट हुआ है डेथ का, उससे कई गुना ज़्यादा है, गिनती ही नहीं हो पाई, मेरे ख्याल से इतनी तो भीषण विभीषिका थी वो। 20-22 हज़ार से तो कम नहीं हो सकती, जो कि कहीं रिपोर्ट ही नहीं हुआ है, क्योंकि हम तो प्रिवी हैं ना, चीज़ें किसी के अगेंस्ट नहीं बोलूँगा। लेकिन एक बार क्या हुआ, एक ADM साहब थे, अब वो ADM साहब एक ऑल्टरनेट जो वैकल्पिक पुल जिसको बोलते हैं लकड़ी का बना था, उसे क्रॉस कर रहे थे केदारनाथ में, स्लिप कर गए और बह गए। क्योंकि सरकारी कर्मचारी हैं तो बनता है कि कम से कम सरकार ढूंढे तो सही, कोशिश तो करे। तो मेरे को बोला उन्होंने कि आप क्या, इतनी खतरनाक नदी बह रही है और अंदर घुसने का रास्ता ही नहीं है, तो कैसे ढूंढ सकते हैं ये। मैंने कहा मैं टीम भेजता हूँ। तो हमने क्या करा, हमने आइडिया लगाया ADM साहब की हाइट कितनी है, हमने पुतले बनाए, तकरीबन उसमें पत्थर भर भर के वो साइज़ उसका वो करा, लाल रंग का कपड़ा बांधा ताकि दिखाई दे, और जहाँ से ADM साहब स्लिप हुए थे वहाँ से ऐसे हमने 3 पुतले फेंके थोड़ी थोड़ी देरी में। और पानी की स्पीड है, कभी पुतला टकराएगा पत्थर से, कहीं चले जाएगा, कोई पुतला कहीं गया, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया। फिर हमने एक टीम नदी के साथ चलानी शुरू कर दी। तो हमें पहला पुतला तो मिला ही नहीं, दूसरा पुतला जो है वो भी बिल्कुल टूट फूट, तीसरा पुतला और टूट फूट। तो हमें ना वहाँ पे ADM साहब की बॉडी तो नहीं मिली, लेकिन हमें एक जगह 126 बॉडीज़ मिली जहाँ पे वो पुतला था। जैसे पानी चल रहा है, सामने पत्थर है, टकराएगा तो इस साइड को छिटकेगा पुतला। तो एक जगह ऐसी थी जहाँ 126 थे, जहाँ पे हमारा पुतला गया था उस पुतले की वजह से। और उसके बाद फिर हमने उनको इवैक्यूएट करा। तो ऐसे ना बहुत सारे अभी भी ऊपर पड़े होंगे। एक जगह है वहाँ पे गोमकारा, वहाँ तो कोई मतलब कहीं रेस्क्यू हुआ ही नहीं है। बाद में जाकर के जब पता चला तो कुछ बॉडीज़ वहाँ पे अच्छी उत्तराखंड पुलिस ने, ये DIG IG गणेश मारतोलिया सर के अंडर में अच्छी वो करी है। लेकिन कई जगह ऐसी हैं पहाड़ों में जिसमें सरकार चाह करके भी ना पहुँच नहीं सकती है, क्योंकि कई वैलीज़ हैं, हर वैली में कैसे जाएंगे। तो वो तो डेथ की तो हमें पक्का है कि 20-22 हज़ार से कम तो नहीं है, और अकाउंटेबिलिटी थी नहीं, वो चक्कर भी है। कितने तीर्थयात्री हैं, नहीं हैं,
कितने तीर्थ यात्री हैं, कितने काम करने वाले आते हैं, मतलब बहुत सारे उस प्रकार के हैं। तीर्थ यात्रियों का तो चलो ये है कि कोई ना कोई पूछने वाला है। क्या सबक सीखा उस त्रासदी से, क्योंकि हम स्वतंत्र पर्यवेक्षकों और पर्यावरणविदों की चिंता से अभी भी दो चार होते हैं कि उत्तराखंड में एक तरफ तो चुनौती है कि डेवलपमेंट हो, ऑल वेदर रोड, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीज़ें हैं, पानी, बिजली, उत्तराखंड के संसाधन उत्तराखंड में रहें, पलायन ना हो जो बार बार कहा जाता है, यहाँ का पानी और यहाँ की जवानी दूसरी जगह काम आती है। पर दूसरी तरफ ये चिंताएं भी हैं जिसकी तरफ लोगों ने ध्यान दिलाया कि अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो एक और त्रासदी आती रहेगी। देखो, सीखने के लिए तो वहाँ ना बहुत सारे सबक हैं। गवर्नमेंट सिस्टम को कैसे एफिशिएंट बनना चाहिए वो सीखने का सबसे पहले है। अगर एसडीआरएफ बनी है और एसडीआरएफ एक पोटेंट फोर्स है, उनके जो लड़के उसमें है ना उत्तराखंड पुलिस के, वाकई में ट्रेन, मोटिवेटेड और कुछ भी करने की क्षमता रखते हैं। पर आप देखो, मैं छोटा सा एग्जांपल कोट कर रहा हूँ। केदारनाथ में जब हम गए तो कोई रास्ता नहीं था। हमारे साथ उत्तराखंड पुलिस के भी लड़के थे, वही जो एसडीआरएफ की मेन क्रीम है, जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ रिस्पॉन्स की जो फोर्स, फोर्स, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। फोर्स। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आया कि केदारनाथ में काम तेज करने के लिए ऑल टेरेन व्हीकल कैसे लेके जाएं। तो हम कंधों पे उठा के लेके गए, कहीं चलाई, कहीं उठाया। फिर हमें लगा जब ये जा सकती है तो हमने कहा ट्रैक्टर लेके चलते हैं। तो 18 किलोमीटर हम छोटा ट्रैक्टर लेकर के गए। जब हमें लगा ट्रैक्टर जा सकता है तो हमने कहा जेसीबी लेके चलते हैं। तो एक मिनी एक्सकेवेटर जिसका 4,500 kg वजन था, उसे तोड़ा और उसको फिर हम लेकर के गए। जब वो चला गया ऊपर तो हमने कहा फिर तो प्रॉपर जो जेसीबी है उसे ट्राई करते हैं। जेसीबी कंपनी से बात करी, इन्होंने प्रॉपर डिस्मेंटल करा और उसके बाद हम ये जेसीबी लेके गए। फिर उसके बाद में हमने वहाँ पे हेलीपैड बनाया, इतना बड़ा हेलीपैड कि MI-26 जो सबसे बड़ा जहाज होता है वो लैंड कर सके। MI-26 लैंड कर गया, वहाँ एक्सकेवेटर्स चले गए और इतनी स्पीड से काम हुआ वहाँ पे। आज हमारे पास में चिनूक हेलीकॉप्टर आ रखा है। चिनूक हेलीकॉप्टर से सामग्री गई है केदारनाथ। केदारनाथ का जब डिजास्टर आया उसके बाद में हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट हमारे को चिट्ठी लिखती है और उसके बाद में 52 लोगों को भेजती है, अपने अधिकारियों को, पुलिस डिपार्टमेंट से, PWD से, डॉक्टर्स, ये जो अपने सिविल सर्विसेज, और उनको 2 दिन वो रह करके ये देखते हैं कि केदारनाथ रिकंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, उस मॉडल को समझने के लिए, ताकि अपनी गवर्नमेंट में वो अपनी गवर्नेंस में उसको इस्तेमाल कर सके। उत्तराखंड में एक अभी पिछले साल की बात है, जनवरी फरवरी, जब ये जोशीमठ के ऊपर बड़ा वो आया था जिसमें कि पूरा डैम चला गया, 108 लोग गायब हैं, 106 लोग गायब हैं। सिंपल सी चीज़ होती है, अगर आप रेस्क्यू में जा रहे हैं, शुरू के 24 घंटे में अगर आपने किसी को निकाल लिया तो जिंदा बचने की चांस है। आपके पास चिनूक हेलीकॉप्टर था, आपने क्यों नहीं 5 एक्सकेवेटर, आपने जान बचानी है, केदारनाथ में तो करा है ना, आप क्यों नहीं 5 एक्सकेवेटर उस पार फेंक देते और वहाँ से चलवाते। जो 1000 लोग 10 दिन में काम करते हैं वो एक एक्सकेवेटर 10 घंटे में काम कर लेता है। जाने बचती, पर सीखने वाली बात नहीं है ना। तो यहाँ तो एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं जो करने की ज़रूरत है, पर क्योंकि अपने इंटरेस्ट की तरफ ही खाली देखा जा रहा है तो इफेक्टिव गवर्नेंस मॉडल फेल हो गया है। मैंने तो केदारनाथ से सबसे ज़्यादा पता है क्या सीखा है, किस प्रकार से यूथ को आप मोटिवेट करो, किस प्रकार से एक्स सर्विसमैन की जो एक्सपीरियंस है उसको लगाओ साथ में, किस प्रकार से जो विमेन है उनको बोलो कि अपने लड़कों को बोले कि कर्नल जा रहा है ना तो इसको भी, ये भी जाए साथ में, घोड़े खच्चर वालों को बोलो। ऐसा कामयाब मॉडल केदारनाथ में हमने सीखा, उससे मेरे को ये समझ में आया आज उत्तराखंड में ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं हो सकता है। अगर केदारनाथ में हो सकता है तो कोई जगह नहीं है जहाँ पे काम रुक सकता है। ये सीख के आया हूँ वहाँ से। कर्नल कोठियाल, आप अपने फौजी जीवन की तमाम घटनाएं बता रहे हैं, अपनी नेतृत्व क्षमता के बारे में बता रहे हैं, लेकिन आपके आलोचक इस पूरे प्रकरण को एक अलग चश्मे से देखते हैं। वो कहते हैं इस बात में कोई संदेह नहीं कि कर्नल कोठियाल ने देश की सेवा की खाकी वर्दी में, लेकिन खादी में सेवा करने के लिए आपको और भी तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है। आपके लोगों से कनेक्टिविटी है वहाँ, ये नहीं कि आपने ऑर्डर चलाया और चीज़ें हो गई। और उनका ये भी इल्ज़ाम है कि आप अपनी शौर्य गाथाओं का इस्तेमाल अपने राजनीतिक ग्राफ को ऊंचा ले जाने के लिए कर रहे हैं, जबकि धरातल पर जो उत्तराखंड की राजनीतिक वास्तविकताएं हैं या जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी चिंताएं हैं या तजुर्बे हैं, उसके मामले में आपका उतना अनुभव
नहीं है। क्या कहेंगे आप इस पे? मेरे को लगता है कि जैसे पहले तो ये आलोचनाएं वगैरह इनकी तो हम चिंता नहीं करते, क्योंकि ये तो वो लोग हैं जो कर तो कुछ सकते नहीं, इनके पास तो कोई गाथा होती नहीं अपनी सुनाने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं नैरेटिव क्रिएट करके और हमारे अगेंस्ट कोई तरीका बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पॉपुलैरिटी तो बढ़ रही है हमारी। अच्छा। पहले भी अच्छी पॉपुलैरिटी थी, लेकिन वो थी ये अपना समाज में काम करने की। आज क्योंकि समाज में काम करने के लिए ही हम राजनीति में आए हैं, जो काम पहले कर सकते थे उसको राजनीति पॉलिटिकल पार्टी में आने के बाद, किसी अपॉइंटमेंट में जाने के बाद में, गवर्नेंस चलाने में हमको लगता है कि हम 100 गुना और ज़्यादा कर सकते हैं। आज हम जो शौर्य गाथाएं सुना रहे हैं लोगों को, हम थोड़ी सुना रहे हैं, लोग हमसे पूछ रहे हैं कि सर मज़ा आता है। इस प्रकरण में क्या हुआ, उस प्रकरण में क्या हुआ? जी। तो वो तो एक चीज़ है ही, लेकिन हम शौर्य गाथा से ज़्यादा ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई में उत्तराखंड, जिसे नवनिर्माण बोलेंगे, वाकई में वो जो सुलगते हुए सवाल थे, जो उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ, उस टाइम पे जो जनता की उम्मीद थी, जब वो ख़त्म हो गए, मतलब दिख ही नहीं रहे कि कहीं उनमें तरक्की हुई हो, तो जनता को तो समझना चाहिए कि वही वाले सवाल जो है आम आदमी पार्टी ने दिल्ली जैसी जगह में करके दिखाए हैं, तो क्यों नहीं यहाँ पे करके दिखा सकती। अच्छा, ये बताइए, आपने नए राज्य के बनने का जिक्र किया, हम लोग इसको एक जीके के सवाल की तरह पढ़ते थे, प्रस्तावित राजधानी गैरसैंण, पर वो अभी तक नहीं बन पाई है, तो इसको लेके आम आदमी पार्टी का क्या रुख है? गैरसैंण परमानेंट राजधानी होनी चाहिए, ये तो आम आदमी पार्टी के अभी जब एजेंडा आएंगे, जब मैनिफेस्टो आएगा, उसमें दिखाया जाएगा पूरा। पर ये सब नेता बोल रहे हैं, सब पार्टियां अब तक बोल रही हैं, पर धरातल पर चीज़ें बस सिंबॉलिक रह गई हैं गैरसैंण की। और 10-10 साल रहे हैं वो वहाँ पे। दूसरा, किसी ने ये बोल दिया, कांग्रेस ने तो ये कर दिया कि समर में बनाएंगे, विंटर में करेंगे। जी। बीजेपी ने भी वो शुरू कर दिया। आप देखिए, समर विंटर का तो कॉन्सेप्ट ही कभी नहीं होना चाहिए। आज मैं किसी डिपार्टमेंट में जाता हूँ फाइल लेकर के, एक अपनी चिट्ठी लेकर के, तो डिपार्टमेंट तो साफ बोल देगा कि मेरे पास तो कनेक्टिंग फाइल जो है वो तो गैरसैंण नहीं, वो तो देहरादून में छूट गई है। तो ऑफिस का तो कभी भी पार्टीशन नहीं हो सकता ना। ऑफिस की फंक्शनिंग ही चेंज हो जाती है अगर 6 महीने ये 6 महीने वो। कभी था J&K में, उस टाइम पे कंडीशन थी, आज तो J&K में भी हट गया है। तो जब ऐसी चीज़ें हो गई हैं तो पॉलिटिकल सिस्टम तो नहीं कर पाएगा, लेकिन हमारे उसमें तो बड़ा सिंपल है, कितना एरिया है, कितने एरिया में गवर्नमेंट लैंड है, कितनी फॉरेस्ट लैंड है। खाली गैरसैंण में सारा डिपार्टमेंट नहीं आ सकता है। मेन होगा वहाँ पे सेक्रेटेरिएट, विधानसभा, उसके बाद में सेक्रेटेरिएट को सपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस का डिपार्टमेंट होगा। 30-35 किलोमीटर का हमने एक पूरा रेडियस लिया उस पहाड़ में, किन किन वैलीज में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होंगे, तब जाकर के गैरसैंण एक राजधानी बन सकती है। अगर कोई बोले गैरसैंण सीधा शिफ्ट हो जाओ, तो ये ना बगैर सोचे समझे, बगैर प्लान करे बोलने वाली बात हो जाती है। कर्नल कोटियाल, आप संसाधन कहाँ से लाएंगे? राज्य का कुल बजट 60,000 करोड़, कमिटेड खर्चे 40,000 करोड़, 6,000 करोड़ का ब्याज, 4,000 करोड़ का प्रीमियम, कुल इनकम 30,000 करोड़, सप्लीमेंट्री बजट लाने पड़ते हैं, केंद्र की मत के भरोसे रहना पड़ता है। ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ना राजधानी बनाने का। और ये तो तब हो रहा है जबकि उत्तराखंड में इतने रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कि उससे हमारा बजट और बढ़ना था। आज हमारा जो करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, मैं कह रहा हूँ ये गैरसैंण तो छोड़ो, अगर करप्शन ही रिड्यूस हो जाए ना, 20% भी रिड्यूस हो जाए, तो ऐसा तो है नहीं कि आम आदमी पार्टी पावर में आई और एकदम से सब कुछ मतलब साफ सुथरा दिखेगा। लेकिन 6 महीने के अंदर दिखना शुरू हो जाएगा कि किस प्रकार से बजट में जो हमारे जो लोन है, जो उधार ले रखे हैं, वो रिड्यूस होने कैसे शुरू हो गए, किस प्रकार से गैरसैंण के बारे में प्लान शुरू हो गया है। तो वो ना मुश्किल कुछ नहीं है, खाली ये है कि आपने करप्शन को हटाना है। 20% करप्शन हटा दो, आपको 11,000 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। 20% करप्शन 55,000 का अगर 20% भी लगाओ, तो करप्शन लेवल तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। आप कह रहे हैं कि आप करप्शन को घटा के मद की भरपाई करेंगे, लेकिन वो पैसा कहाँ से लाएंगे जो 300 यूनिट फ्री बिजली का वायदा, 1 लाख सरकारी नौकरी, 5,000 का भत्ता, इसके लिए भी तो बहुत पैसा चाहिए होगा। एक और भी है इसमें, 1,000 रुपये महीना महिलाओं को दिया जाएगा जो 18 साल से ऊपर होंगी। ये पंजाब वाला जो है वो यहाँ के लिए भी है, पंजाब में भी ये ऐलान। तो ये सारे के सारे जो है ना, मैं वही कह रहा हूँ, 20% आप करप्शन रिड्यूस करो, आपके पास 11,000 करोड़ आ जाते हैं। इन सबका जो टोटल है वो 10,500 करोड़ आता है। वो मैथमेटिक्स किसी और तरीके से मैं समझा दूंगा, पर हमने तो पूरी मैथमेटिक्स करके करा है। जिसमें 300 यूनिट बिजली होगी, उसके बाद में 5,000 रुपये महीना हर लड़के को होगा जब तक उसे रोजगार नहीं मिलता। इसमें होगा 1,000 रुपये महीना महिला सशक्तिकरण। ये चीज़ें हैं। कर्नल, आप कह रहे हैं कि
20% घटाने से करप्शन 11,000 करोड़ रुपए आ जाएंगे, पर वो कैसे होगा, मुमकिन कैसे होगा? लोग कह रहे हैं, जो आलोचक हैं, कि साहब बड़ा खूबसूरत और मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन पे बेस्ड जुमला है कि अच्छा 20%, कैसे आप फिक्स करोगे, कहाँ से आप लीकेज रोकोगे, प्लान क्या है उसको लेके, और राजस्व की बढ़ोतरी के लिए क्या प्लान है? देखो, सबसे पहले तो कोई भी चीज़ होती है ना, कैसे कोई प्लानिंग पैरामीटर्स क्या होते हैं जी कि आप देखो, आज एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। उत्तराखंड में रफली अगर मैं बोलूँ, पहाड़ में एक बच्चे के ऊपर सरकार 75,000 रुपये खर्च करती है पढ़ाई के लिए खाली। क्लास में 6 बच्चे होते हैं, 5 टीचर होते हैं, एक भोजन माता होती है, स्कूल का खर्चा अलग होता है, और उसके बाद में वहाँ पे उनको खाने की व्यवस्था होती है, किताब और ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन 75,000 रुपये महीना एक बच्चे पे खर्च करना, क्या किसी को लगेगा ये लॉजिकल वे ऑफ गवर्नेंस है या एजुकेशन प्रोवाइड करना है? उससे बढ़िया तो 75,000 इंडिविजुअल को दे दो, वो कहीं पे भी जाकर के पढ़ ले। जब इस तरीके की गवर्नेंस सिस्टम हो गए हैं तो उसी को तो हमें ठीक करना है, और उसमें ठीक करने में कोई मुश्किल नहीं है। मैथमेटिकल एनालिसिस करने की ज़रूरत है, वो जुमलेबाजी नहीं होती। जब मैथमेटिक्स समझोगे पहले, तभी तो उसको ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करने की वो करोगे। आपको पता है मेरा इतना बजट आता है, इतना परसेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ एजुकेशन में, लेकिन इतना परसेंट के आगे वो यूज़ कैसे हो रहा है, जब मैं उसको समझूंगा तभी तो मैं उसे ठीक करूँगा। और उसी को बोलते हैं, ये जो एक होता है पॉलिटिशियन, एक ब्यूरोक्रेट, दोनों के मिलकर बनती है इफेक्टिव गवर्नेंस। डीएम हो गया और विधायक हो गया, अगर साथ बैठ के चाय पी लेना 2 दिन में एक बार, और विचारधारा आपस में बनाए, तो क्यों नहीं गवर्नेंस अच्छी बनेगी। पॉलिटिशियंस को यहाँ तो अपने घर आता बनाना, पॉलिटिशियन को यहाँ आता है अपने रिश्तेदारों को कैसे बैकडोर से नौकरी दिला दें, और कैसे जनता को बेवकूफ़ बना करके, इमोशनल बना करके एक बार जा करके 5 साल के लिए अपनी सेटिंग कर ले। अगले 5 साल उन्हें पता है उन्होंने रहना नहीं है, दूसरी पार्टी ने आना है, तो फिर वो अगले 5 साल के बाद फिर तैयारी करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि आप नए किस्म की राजनीति करने आए हैं? नए किस्म की राजनीति, जो जनता जब चुनती है तभी तो राजनीति शुरू होती है। लेकिन आपकी जो कैंडिडेट्स की लिस्ट है, लोग कह रहे हैं कि कोई ऐसा भी है जिसका माइनिंग में बड़ा वर्चस्व रहा, खनन में रहा, आपने उसको टिकट दिया। किसी ने कहा कि कोई ऐसा नेता भी जो भाजपा में था, कांग्रेस में गया, फिर भाजपा में टिकट नहीं मिला तो आपने टिकट दे दिया। तो दल बदलू भी आपके यहाँ हैं, धन बली, बाहुबली भी आपके यहाँ हैं, और इन सब के बिना पे आप कह रहे हैं कि आप नवनिर्माण करेंगे। एक अच्छी पार्टी उसको माना जाएगा जो माइनिंग, ये जो खनन है, ये भी हो और अच्छे तरीके से हो, इससे भी रेवेन्यू जनरेशन होना चाहिए, एथिकल हो, ये जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको नुकसान ना हो। अगर पार्टी ये चीज़ कर दे तो बाकी चीज़ें तो अपने आप ही अच्छी कर देगी। माइनिंग और ये खनन जो है, ये तो ख़राब नहीं है, कंस्ट्रक्शन के लिए ज़रूरत है, लेकिन माइनिंग और खनन के नाम पे दबा के घोटाले करना, दबा के खाना, फिर बाहुबली बन जाना, फिर पिस्तौलें दिखाना, वो तो ख़राब चीज़ है। अगर पार्टी में कोई ऐसा है तो वो तो अच्छी बात है, पार्टी को एक्सपीरियंस हो रहा है, वो पिस्तौलें तो नहीं दिखाता, जो भी होगा ऐसा। अगर बात करें 1 दल, 2 दल, 3 दल, अगर कोई आदमी वाकई में कैपेबल है और वो आम आदमी पार्टी में आ रहा है तो उसे तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। कैसे मापा आपने कि हेम आर्य कैपेबल है? क्या जी? हेम आर्य की मैं बात कर रहा हूँ, वो अलग अलग दलों में रहे, चुनाव लड़े, और फिर एकदम से चुनाव के ठीक पहले आपकी पार्टी में आ गए और टिकट मिल गया। हमने देखा कि इनके साथ में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इनके अगेंस्ट हो सकती हैं। इनके अगेंस्ट करप्शन नहीं है, इनके अगेंस्ट वही जो आप बोल रहे हो कि मतलब कर्म करने की फीलिंग है, धर्म वाली फीलिंग नहीं है। ये उत्तराखंड के बारे में सोचते हैं, तो हमें देखा कि अगर ये तीनों चीज़ें अच्छी आ रही हैं तो किसी भी दल में हो ले सकते हैं। हाँ, आ सकते हैं, किसी भी हरक सिंह रावत को भी ले सकते हैं। मेरे को नहीं लगता कि ले सकते हैं। क्यों, उनसे क्या समस्या है? नहीं, किसी से समस्या नहीं है, पार्टी के अपने तरीके हैं जी। मतलब वैसे भी उनको तो कांग्रेस बीजेपी दोनों जगह सही रहती है, वो अच्छा रहता है कि कभी कांग्रेस में चले जाए। अच्छा, एक बात BJP में चले बताइए, जाएं। ये मैं राजनीति के विद्यार्थी के तौर पे ये गुत्थी समझना चाह रहा हूँ, और भी मैंने पत्रकारों से पूछा, नेताओं से भी, ये क्या है, मतलब ये द मिस्ट्री ऑफ हरक सिंह रावत। सब पार्टियां लेना चाहती हैं, सब पार्टियां नहीं भी लेना चाहती हैं। आप तो यहाँ इतने समय से हैं, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? अभी मतलब इलेक्शन लड़ना तो उनको आता है, अब चाहे जो भी होगा, बाय हुक और बाय क्रुक, ये मेरे को नहीं आता उनका तरीका। साम दाम दंड भेद। साम दाम दंड भेद भी अगर चाणक्य कौटिल्य अर्थशास्त्र के हिसाब से देखो तो अच्छा है, लेकिन ये तो साम दाम दंड भेद नहीं होता। ये तो होता है कि मतलब सिस्टम भेद, और अपना जो है सब कुछ साम दाम जो है वो सब अपने फायदे के लिए हो। लेकिन ये जरूर है कि इस बार टिकट मिला उनको, तो परिजनों को मिला, तो चलो ठीक है, परिवार वालों को। परिवार वालों को मिला।
तो इस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करते। हमें ये पता है कि इस टाइप के लोग आम आदमी पार्टी में नहीं आ सकते। हम अपने तरीके से कर रहे हैं आगे, अपने जो तरीके आप कह रहे बता हैं रहे इस हैं। तरह के लोग नहीं आ सकते। रुद्रपुर में आपका एक कार्यक्रम था, एक महिला ने इल्ज़ाम लगाए कि पुराने पार्टी के कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दी जा रही और जो नए नए टर्न कोट्स हैं उनको मौका दिया जा रहा है। पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं पे नज़र नहीं रखी जा रही, ये तो ना हर जगह चलता है। जो टिकट का एक्सपायरिंग है, टिकट उसको नहीं मिला तो वो ना रोना शुरू कर देता है। लेकिन पॉइंट ये है कि क्या वाकई में पार्टी को वो देख रहा है कि अपने टिकट को देख रहा है। और अगर वो इसी चीज़ पे रो रहा है तो शायद उसे पार्टी में ना भी रहे तो क्या हर्ज है। हमें अगर ये लेके चलना है कि मैं पार्टी में हूँ खाली इसलिए कि मैं एक नेता बन सकूँ, तो फिर आम आदमी पार्टी की सोच तो कैसे हम उत्तराखंड में लेके आएंगे। हम जानबूझ के किसी को नहीं हटा रहे हैं, लोगों के अपने इंटरेस्ट हैं, उसकी वजह से वो जब देखते हैं कि पर्सनल इंटरेस्ट पूरे नहीं हो पाए हट जा रहे हैं, तो लोकतंत्र है। नुकसान नहीं हो रहा है, अच्छा है, हमको फ़ायदा हो रहा है इससे कि पता तो चल गया कि ये किस कैरेक्टर किस सोच किस तरीके का था। लोग ये भी कह रहे हैं कि कर्नल कोठियाल बातें तो खूब अच्छी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी और ख़ास तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेके उन्हें जितना उग्र आलोचना में होना चाहिए उतना नहीं। बहुत ही सॉफ्ट शुगर कोटिंग है उनकी आलोचना। पुष्कर सिंह धामी आपके मित्र हैं? हमारे तो सारे ही मित्र हैं और अच्छे तरीके से हम सबको लेके जाना चाहते हैं। कब मिले थे आखिरी दफ़ा आप पुष्कर सिंह धामी से? पुष्कर सिंह धामी से हम मिले थे, हरबंस कपूर जी की 13वीं थी वहाँ पे। तो बातचीत, शुभकामनाएं, कैसे बात करते हैं पॉलिटिकल अपोनेंट्स उत्तराखंड में? अच्छे लोग हैं, इंसान तो अच्छे हैं, कोई शक नहीं है। पुष्कर सिंह धामी। हाँ, पार्टी अगर उनके तरीके नहीं फॉलो कर पा रही तो उनको भी कहीं दबना पड़ जाता है, पर एज इंडिविजुअल तो अच्छे आदमी है। मेरे को तो उनसे जब हम पॉलिटिक्स में नहीं थे तब भी हमारे अच्छे संबंध थे। संबंध में तो मेरे को नहीं लगता कि हमारे किसी से खराब है या कोई हमसे खराब समझता होगा संबंध। लेकिन जब ये पार्टीज़ में रहते हैं किसी, उस पार्टी के जो काम करने के तरीके हैं उसकी वजह से ना ये नॉन परफॉर्मेंस हो जाते हैं। पुष्कर सिंह धामी जी को तो जनता आज बोल ही रही है कि कुछ कर धामी, कुछ कर धामी। कुछ तो कर धामी जी, वो तो बोल ही रही है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ। लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो यहाँ पे एक तीसरा मोर्चा, हमेशा कभी उत्तराखंड क्रांति दल, कभी बसपा, तो वो एक तीसरा एंगल देने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंततः फिलवक्त इस चुनाव में ये वोट कटवा साबित होंगे और किसी एक पार्टी को ज़्यादा फायदा पहुंचा देंगे। आप इस तरह के आक्षेपों पर क्या कहते हैं? आप देखिए कि ये पार्टी बनी 2012 में। 2012 से दिल्ली में लगातार 3 बार से सरकार बनाती आ रही है। दिल्ली में इससे पहले कांग्रेस और बीजेपी होती थी। आज की तारीख में देखिए कि आम आदमी पार्टी के साथ में बीजेपी के कितने हैं? 8 विधायक, कांग्रेस के 0। मतलब अगर जनता देख रही है कि पार्टी ने काम करा और उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस की ये हालत हो गई, तो फिर तो सामने है बिल्कुल सब कुछ कि जनता को अपना निर्णय लेने दिया जाए। खाली ये जो विधायक हैं जो कि जनता को बेवकूफ़ बना करके आगे आ रखे हैं, इनको तो कोई सुन भी नहीं रहा है आज। और ऊपर से अब तो ये दोनों पार्टी ने ना इतना गंदा एक सिस्टम क्रिएट कर दिया है जो दिख रहा है सबको कि पॉलिटिक्स तो छोड़ो, क्या सोसाइटी इतनी टूट गई है कि हर आदमी अपना इंटरेस्ट देख रहा है। जैसे ही उसका इंटरेस्ट पूरा नहीं हो रहा, पॉलिटिकल इंटरेस्ट पूरा नहीं हो रहा, वोट करके दूसरी पार्टी में चले जा रहे हैं। टिहरी का केस है, किशोर रावत जी प्रेसिडेंट रहे हैं इसके अपना कांग्रेस के, किशोर उपाध्याय, सॉरी किशोर उपाध्याय जी। किशोर उपाध्याय जी किशोर उपाध्याय जी उठ करके अभी तक जिसको सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे बीजेपी में चले गए। और बीजेपी में जो सिटिंग एमएलए है धन सिंह नेगी जी, वो उठ करके सीधा कांग्रेस में चला गया। तो मेरे को लगता है अगर ऐसी चीज़ सब जनता देख रही है तो कहीं ना कहीं हमें समझ में आ रहा है कि हमारा सिस्टम भी बहुत ज़्यादा टूट गया है। हमें जनता को इस सिस्टम को कहीं ना कहीं ठीक करने के लिए अपना रोल प्ले करने की ज़रूरत है। और लोकतंत्र में जब जनता की आवाज़ उठती है ना तो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती है। कर्नल, आपका दावा बहुत बड़ा है, लेकिन आपकी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं अरविंद केजरीवाल, वो यहाँ उतनी सक्रियता से नहीं दिख रहे हैं जितना बड़ा दावा है। पंजाब में लगातार हैं, यहाँ पर तो उनकी मौजूदगी लगभग ना के बराबर है। नहीं, यहाँ पे हर महीने आ रहे हो, हर महीने आकर के एक स्कीम, गारंटी स्कीम भी बता रहे हैं, हर महीने आकर के जनता को संबोधित कर रहे हैं। अभी पिछले महीने ही तो वो आए थे। रोज ये सुबह पूरा महीना बीत गया, चुनाव अपने पीक पर है, 14 फरवरी को पोलिंग है। चुनाव के अनाउंसमेंट के बाद अरविंद केजरीवाल की देहरादून में एक भी सभा या कार्यकर्ताओं से संवाद जैसा कुछ भी नहीं है, और विपक्षी इसको लेकर भी प्रश्न कर रहे हैं। कुछ नहीं है।
अभी तो वैसे भी जो इन्वायरमेंट है ना उसमें रैलीज हो नहीं सकती, सब वर्चुअल है, डोर टू डोर है। क्या डोर टू डोर में आना चाहिए? क्या वर्चुअल तो वैसे ही वो कर ये रहे तो हैं। आप लोगों को तय करना है। मैं वैसे ही, मैं आपको नहीं, मैं तो वैसे ही बोल रहा हूँ जी। कि क्या किसी को आना चाहिए वर्चुअल में? मेरे को तो नहीं लगता कोई लॉजिक है। वर्चुअल में जब तरीका बन रखा है कि आप सीधा एड्रेस कर सकते हो, तो वो तो एड्रेस कर ही रहे हैं। अब 1 तारीख से बोल रहे हैं कि ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो रही है। सरकार देख रही होगी कोविड के केसेस अगर रिड्यूस हो रहे हैं, उन्हें लगता है, तो उसमें फिर केजरीवाल जी आएंगे, उसमें सिसोदिया जी आएंगे, उसमें सारे कैंपेन वाले जो है वो सब आएंगे। हमारे कई दर्शकों ने हमें लगातार टोका और ठीक टोका कि इन नेताओं से इनके राजनीतिक ग्राफ पे तो बात हो, शिक्षा और स्वास्थ्य 2 अहम मसले हैं, उसको लेकर भी इनकी योजनाओं के बारे में ज़रूर बात होनी चाहिए। क्या आपका विचार है शिक्षा को लेकर? यहाँ पे शिक्षा बहुत बढ़िया होती थी उत्तराखंड में। आज जो इंटर कॉलेज है सरकार के, पहाड़ों में मैं अभी घूम रहा था तो मैंने कई जगह पूछा, 21 साल में उन इंटर कॉलेजेस में से 12वीं क्लास जब पास करता है बच्चा, कोई भी आर्मी ऑफिसर नहीं बना, कोई भी डॉक्टर नहीं बना, कोई भी इंजीनियर नहीं बना। तो ये तो एक सामने एग्जाम्पल है शिक्षा का। दिल्ली अभी मैं गया था, जैसे आपने कहा ना जनरल बिपिन रावत के हम काफ़ी क्लोज, तो उनकी जब डेथ हुई थी तो उसमें तो गए थे। 13वीं में गया था, तो 13वीं में मैं 2 चीज़ें देख करके आया दिल्ली में। मोहित नगर शायद जगह का नाम है, वहाँ पे एक स्कूल इंटर कॉलेज, 12th का स्कूल, और एक हॉस्पिटल, राजीव गांधी मेमोरियल नाम था शायद हॉस्पिटल का। तो वहाँ पे पता है बच्चे जो हैं 12वीं क्लास के, वो IIT थ्रू होकर के और इंजीनियर बन रहे हैं। वहाँ के बच्चे जो हैं वो डॉक्टर्स बन रहे हैं नीट पास करके। वहाँ पे जो बच्चे हैं वो ऑफिसर्स बन रहे हैं। और जो एजुकेशन का तरीका है, मतलब छोटे बच्चों को ऐसे ऐसे एस्पेक्ट सिखाए जा रहे हैं कि उसका ना कैरेक्टर बिल्डिंग, आप कह रहे हैं वही आप उत्तराखंड में रेप्लिकेट करेंगे? क्योंकि बना बनाया मॉडल है तो रेप्लिकेट करने में मुश्किल क्या है। स्वास्थ्य में भी यही है। स्वास्थ्य में बिल्कुल ऐसा है। यहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल सबसे अच्छा है, देहरादून में माना जाता है, लेकिन हर कोई मैक्स में नहीं जा सकता, प्राइवेट है। वहाँ तो मैंने देखा वो मैक्स से बढ़िया दिख रहा था वो हॉस्पिटल। खाली फ़र्क ये था कि मैक्स में पेशेंट को जो मिलने आते हैं उनके लिए कैफेटेरिया भी है अंदर, वो कैफ़े कॉफ़ी डे। वहाँ पे कैफ़े कॉफ़ी डे नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ें तो उससे ज़्यादा अच्छी थी। तो इन चीज़ों को तो हमें लेके आना है। चलिए, जमघट में ये लंबी बातचीत यहीं पर समाप्त होती है। आपने आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी के विचार सुने। आपकी राय का अब हमें इंतज़ार है। संवाद दुतरफा है, चलते रहना चाहिए। कर्नल कोटियाल, आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमको आज इस फेमस लल्लन टॉप में और ख़ासकर आपके साथ बैठ के बात करने का जो मौका मिला, और आपका जो स्टाफ आ रखा है, हमारे लिए भी ये फ़ख्र की बात है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। देखते रहिए जमघट।